बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल, जो मोस्ट रोमांटिक नावल हमने स्टार्ट किया हुआ उसकी 8th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आए पढ़ते हैं। पर्सनल जॉब। अजियारा के जहन में वही ख्यालात, वही बात आ गई जो इसके कान 2 माह से सुन रहे थे। इसकी नज़रें उठाकर चौधरी कैसर अस्करी को देखा। आई एम सॉरी सर, जिस तरह की आप मुझे समझ रहे, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। इस बड़े बड़े खूबसूरत ऑफिस के बॉस के दिल किस कदर घटिया और कराहीज़दा होती है, कितनी कमीनी नज़र होती है इनकी। क्या मतलब, मैं किस तरह की लड़की समझ रहा हूँ आपको, और आप किस टाइप की लड़की नहीं है? चौधरी कैसर अस्करी इसकी उलझी बात वाकई नहीं समझे थे। आपकी पर्सनल जॉब जो रात की तारीकी से शुरू होकर सुबह को इजारे पर आकर ख़त्म होती है। रोहानसा से लबो लहजा मगर अंदाज में पाता। शट अप, जस्ट शट अप यू नॉनसेंस गर्ल। चौधरी कैसर अस्करी बहुत बुरी तरह गुस्से से दौड़े थे। इनका जलाल गैज़ो गज़ब देखकर अजियारा पूरी तरह सहम कर रह कि वो खौफज़दा होकर नज़रें चुका गई थी। चौधरी कैसर अस्करी गुस्से के मारे अपनी जगह सीट से खड़े होकर अजियारा के कप कपाते वजूद और सहमते हुए चेहरे को घूरने लगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी भी इसका घटिया और बेहुदा बात मेरे सामने करने की। अजियारा पल भर में समझ गई कि इनकी अब तक जिन बॉस को वो देखती और सुनती आई थी, चौधरी कैसर अस्करी इनसे बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं। इसको शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी सर, मगर 2 माह हो गए मुझे जॉब ढूंढते हुए, और हर कंपनी के ऑनर ने मुझे तो कभी मैनेजर ने मुझसे ऐसी गुफ्तगू की। अजियारा की आंखों में नमी सी भरने लगी। चौधरी कैसर अस्करी ने बहुत गौर से इसका नदामत ज़रा चेहरा देखा। आप अपने घर से जॉब के लिए पहली बार निकली हैं? अजियारा ने नज़र उठाकर देखा। वो बहुत हैरान हुई। इनको कैसे पता चला? वो सिर्फ सोच के रहेगी। बहरहाल तुमको नौकरी चाहिए, वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। मैं तुम्हें पूरे 20,000 दूंगा। 20,000? एकदम से इसके मुंह से निकला। हाँ 20,000। मगर सर मुझे करना क्या होगा? ऐसा क्या काम करवाएंगे चौधरी कैसर अस्करी जो इतने पैसे देंगे? इसके दिलो दिमाग में एक बार फिर से वसवसे घर करने लगे। मेरे घर जाकर मेरे नवासे को पढ़ाना होगा जो 4 साल का। मौसद के जाए जी। चौधरी कैसर अस्करी की उलझी बातों ने अजियारा को सही माने में उलझा दिया। 4 साल के बच्चे की इतनी ट्यूशन फीस? चलो मान लिया पढ़ाई में कमज़ोर है तो ज़्यादा 5,000 हो जाएंगे। 20,000? इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। क्या सोचने लगी? चौधरी कैसर अस्करी ने इसका उलझन ज़रा सवालों से भरा चेहरा पढ़ लिया। सर माफ़ कीजिएगा, पर ये ज़्यादा नहीं? बिल्कुल ज़्यादा, मगर तुम्हारी असल जॉब ये नहीं है। वो संजीदगी से कहते हुए वापस अपनी सीट पर विराजमान होकर बैक सीट से टेक लगाकर अजियारा को देखने लगे। फिर अबराश अस्करी मेरा इकलौता बेटा, तुम्हें इस घर में सनी के जरिए मेरे बेटे के सामने जाना होगा और किसी भी तरह इसको इसका खोया हुआ एतमाद यकीन भरोसा देना होगा। इसको बाहर की दुनिया में के उजाले में लाना होगा। आज वो अंधेरों का बासी। मगर सर ये काम तो आप भी कर सकते हैं। आपकी वाइफ अगर कर सकते तो इतनी कसीर रकम देकर तुम्हें क्यों ऑफर करता? चौधरी कैसर अस्करी के चेहरे पर नागवारियत के रंग फैलने लगे। इन्होंने तेरी से बात काटी थी अजियारा की। ओके सर, मैं तैयार हूँ। इससे पैसों की ज़रूरत थी, घर से के हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। ऐसे में 20,000 की जॉब कुछ पूरी भी नहीं थी। मगर इससे पहले मैं बहुत कुछ तुम्हें आगाह करना चाहूँगा। जी सर। यकीनन ये जॉब तुम्हें बहुत इजी लग रही होगी, मगर इस जॉब को करने के लिए तुम्हें अपनी सारी हिम्मतें बर्दाश्त और हौसला जमा करना होगा, क्योंकि अबराश अस्करी की लड़कियों से शदीद तरीन नफरत है। वो इनका वजूद अपने पास तो क्या अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सर फिर मैं इनके सामने कैसे जाऊँगी? अगर गुस्से में इन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया तो? मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको अपनी सारी हिम्मतें हौसले और बर्दाश्त लेकर इस घर में जाना होगा। और एक बात और मैं आप पर वाज़ेह कर दूँ मिस अजियारा हसन कि अबराश अस्करी मेरे तुम्हारी तरह मुकम्मल नहीं है। एक हाथ से ने इसका चेहरा इसे छीन लिया। लो, एक यही कसर रह गई थी। अजियारा सिर्फ सोच कर रह गई। ये लो, ये रखो तुम्हारा एडवांस फीस, कल तुम्हें पूरी मिल जाएगी। चौधरी कैसर अस्करी ने 10,000 का लफाफा इसके आगे टेबल पर रखा। बहुत कुछ ऐसा भी है जो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अबराश अस्करी का बेइंतहा गुस्सा, इसका बदमजाज रवैया और इससे बढ़कर इसकी शदीद तरीन नफरत, वो सब तुम्हें इस घर में जाकर समझना होगा। अजारा को ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ने वाली है। इसका हर बढ़ता कदम एक नए इम्तिहान से मुतारिफ करवाएगा। मिस अजारा हसन। जी सर। वो चौंक कर रहेगी। आप इस जॉब के लिए तैयार हैं? यस सर। तो फिर ये लिफाफा उठाइए और कल ठीक 10 बजे ऑफिस आ जाएगा। बाकी बातें कल ही होंगी। जी बेहतर। अजियारा ने झिझकते हुए टेबल पर रखा वो लिफाफा उठा लिया और कमरे से बाहर निकल गई। चौधरी कैसर अस्करी ने पुरसोच नज़र से दरवाजे की तरफ देखा। चलो, जो काम आप नहीं कर सकते पैसे दे के कुड़ी को कराओ जी। अम्मा कहाँ है? खुशी से खनकती हुई आवाज़ अजियारा की आमद पर अंदर से बल्कीसरा तेरी से कमरे से बाहर आई। अजियारा तुम आ गई? जानती हूँ मैं कितनी फिक्रमंद हो गई थी, किस कदर परेशान हो गई थी। आज इतनी देर कर दी तुमने आने में। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें बाहर निकल कर नौकरी ढूंढने की। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। बल्कीसरा की फिक्र से चूर आवाज़ परेशान था, चेहरा थकी हारी सी बल्कीसरा पर अजियारा को ढेर सा प्यार है। मेरी प्यारी और भोली सी अम्मा, आपको परेशान होने की जरूरत है क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। अजियारा ने हाथ में पकड़े सारे शॉपर वहीं पलंग पर रख दिया और बल्कीसरा के गले से लगी। सच कहाँ? खुशी तो बल्कीसरा को बहुत हुई, मगर चेहरे पर फिक्र के आसार फिर से मंडलाने लगे। मगर पहले ये बताओ नौकरी कैसी और क्या करना होगा तुम्हें? नौकरी बहुत अच्छी अम्मा, एक 4 साल के बच्चे को पढ़ाना होगा बंगले में जाकर। बंगले में जाकर? तुम बंगले में जाओगे? बेटा पढ़ाना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा शौक है। अगर पढ़ाने है तो किसी स्कूल में पढ़ा लो। स्कूल में भी गई थी, मगर वहाँ की इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं जितनी मुझे यहाँ से मिल रही है। और यहाँ कितनी मिल रही है? खर्चा तो वह दिलो दिमाग में कुंडली मारने लगे। 20,000 अम्मा, अजियारा ने धीरे से हंसते हुए कहा। 20,000? पर चौंक कर बोली।
अजारा 4 साल के बच्चे को पढ़ाने की फ़ीस 20,000? नहीं अजारा फ़ौरन मना करो, मुझे तो ये नौकरी ठीक नहीं लग रही। बिल्किसरा के वस्वसे से ज़ुबान पर आ गए। अरे अम्मा खाली बच्चे को नहीं पढ़ाना बल्कि जिस बच्चे को पढ़ाना है इस बच्चे के नाना के ऑफिस में जॉब भी करनी होगी। अजारा को जल्दी से बस एक यही बहाना सूझा था। अच्छा बिल्किसरा की जान में जाना है, मैं तो कुछ और ही समझी थी। आपकी फ़िक्र और परेशानी भी बजाय अम्मा, बहरहाल ये सब छोड़िए। देखिए मैं क्या लाई हूँ, राशन वाले को सारा उधार भी चुकाई हूँ। अजारा ने बातों का रुख मोड़ दिया जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी मेरे बच्चे। आज तक मैंने किसी से उधार नहीं लिया, मगर नौबत यहाँ तक आ जाएगी तसव्वुर भी नहीं सोचा था। मेरी बेटी बाहर कमाने के लिए निकलेगी इसका भी गुमान नहीं था। हालात और मजबूरी क्या क्या करा लेते इंसान से। बिल्किसरा के चेहरे पर शर्मिंदगी नदामत क्या कुछ नहीं था। अम्मा बाप मुझे शर्मिंदा करेंगी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, बट ऐसे हालात होंगे तो मुझे भी कहाँ इल्म था। खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, हर बुरी नज़र हर बला से बचा कर रखे। बिल्किसरा की आंखों में नमी दौड़ने लगी। उन्होंने अजारा का गुलाबी चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और इसकी रोशन पेशानी पर शफ़क़त भरा बूसा लिया। भला ते कोलते आप चलिए अजारा बीबी, दूर बिल्ला तो महफूज रहन दी दुआवां दे रही। बस अम्मा आपकी दुआएं चाहिए, यही मेरा कुल सरमाया। अजारा ने भीगी आंखों से बिल्किसरा के हाथों को चूम लिया। अच्छा खैर छोड़ेंगे, सारा सामान हम बाद में किचन में रखेंगे। मैं साथ बिरयानी भी लाई हूँ, आप बैठिए मैं प्लेट लेकर आती हूँ, फिर मिलकर हम माँ बेटी बिरयानी खाएंगे। अजारा ने शॉपर से बिरयानी का पैकेट निकाला और किचन में चली। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अम्मा, मैं आपको सच नहीं बता सकती, मैंने आपसे झूठ बोला। अगर मैं आपको सच बता देती तो मुझे यकीन आप मुझे जॉब कतई नहीं करने देती। अजारा ने अपने दिल में सोचते हुए फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और प्लेट गिलास लेकर बाहर आई। मामा क्या बनाया आज डिनर में? सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी खाने की टेबल पर गनमा के बराबर वाली चेयर पर बैठ गया। गनमा पहलू बदल के रहेगी, सख्त नागवार लगता था इसको सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी का इसके बराबर में बैठना। गनमा ने सारा कुछ ही नागवार ही लगता, मुँह नक्की चढ़ाती रहती। आज गनमा ने भुना हुआ कीमा और पुलाव बनाया, साथ ही खुबानी का मीठा भी है। खुबानी का मीठा केड़ा होंदा? अमरीन ने कीमे की डिश सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी की इस तरह बढ़ाई जिसने थाम ली। भाई मेरा खान पीने लिए गल्ला ज़्यादा ना कराया करो, मैंने भुख लग जाती है। और गुड, इसका मतलब आज मैंने आप लोगों के साथ डिनर करने का फ़ैसला ठीक किया है। सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी ने कीमा अपनी प्लेट में डाला। मैं भी हैरान हूँ बरखुरदार, आज हमारे साथ खाने की टेबल पर कैसे? आप तो इस कदर फेमस मॉडल होगी कि आपने आज हम लोगों के लिए कैसे टाइम निकाल लिया? अफान तिरमिज़ी ने पुलाव का एक चमचा अपने मुंह में डाला था। पापा आप मेरी तारीफ़ करें, भिगो भिगो के तंज के तीर चला रहे हैं। सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे पहले वाले जुमले से कतई इत्तफाक नहीं करता। इसका मतलब आज ये गर्दन छुरी के नीचे आने वाली है। गनमा बेटा। अफान तिरमिज़ी ने सर को झुकाए प्लेट में चमचा चलाती गनमा को पुकारा। जी पापा। गनमा ने चौंक कर अफान तिरमिज़ी को देखा। बेटा मेरा पूरा मॉरल सपोर्ट आपकी तरफ है, आप इस गधे के कान खींच सकती हैं और चाहे तो अच्छी तरह क्लास भी ले सकती हैं। इसकी मजाल नहीं होगी आपके कि चूँ भी करने की। पापा इट इज़ नॉट फेयर, जैसे मैं एक फर्माबरदार बेटा हूँ इसी तरह एक फर्माबरदार शौहर भी हूँ। मैं गनमा के आगे चूँ नहीं करता, चाहे तो पूछ ले गनमा से। क्यों गनमा? सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी ने रुख मोड़कर खामोश से गनमा को देखा। गनमा का दिलो जान से खून जल कर रह गया। दिल तो शिद्दत से चाह के हाथ में पकड़ा कांटा इसके खूबसूरत मुस्कुराते मुंह पर मार के जख्मी कर दे। थोड़ी हुई एड्डे ख़तरनाक करा दे। देख लें आपकी बहू साहबा मुझे कैसे गुस्से से घूर रही हैं। सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी इसके आरे से मज़ा लेने लगा। एनीवेज, गनमा के गुस्से से घूरने पर सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी ने बहुत ज़ोर से कहकर लगाया। मैंने खा लिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ, शदीद थक गया हूँ। रिजा की बच्ची ने अच्छे काम पर लगाया। इसी असना में इसका फ़ोन बज उठा। सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी ने अपना मोबाइल फ़ोन देखा, स्क्रीन पर रिजा की तस्वीर झिलमिला रही थी। ये देखें, इस लड़की का ज़रा सुकून नहीं। गरमा ने तो मुँह फेर लिया, एक्सक्यूज़ मी करती उठ खड़ी हो गई। इसको सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी से इसके काम से कोई सरोकार नहीं था। अमरीन ने गनमा का मूड ख़राब होते ही नोट कर लिया। इन्होंने जाती हुई गनमा को देखने के बाद अफान तिरमिज़ी को देखा। हाँ रिचा बोलो। सुबुक्तीन हद तिरमिज़ी ने फ़ोन रिसीव कर लिया। क्या कर रहे हो? डिनर कर रहा था, अब सोने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अभी सोने की, नदीम ब्लॉच से मेरी मीटिंग है ठीक 11 बजे में, तुम्हें भी आना है। व्हाट? वो तो ऐसे चेयर से उछल कर रह गया। यार थोड़ा सा रहम कर लो, मैं शदीद थक चुका हूँ, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं आ रहा, सोने जा रहा हूँ। ओके आराम करो, अभी 8:30 बजे 11 बजे की मीटिंग है, आना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर शेविंग का जो कमर्शियल है वो तुम दोनों को ही करना। रिजा मॉडलिंग काफ़ी थे, अब तुम कमर्शियल भी करवाना चाह रही हो, इसका कतई मूड नहीं था। यार फीडबैक रिक्वेस्ट भी तो कितनी मिल रही है, तो यकीनन कल तुम मुझे ड्रामे और फिल्म की ऑफर्स भी दे रही होगी। कुछ कह नहीं सकते रिचा, मैं तुम्हारा सर तोड़ूंगा। एक बिजनेस टाइकून को अच्छे धंधे पर लगाया, वहाँ से ज़बरदस्त कहका उभरा। ओके अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं भी सोने जा रहा हूँ, उठूँगा तो सोचता हूँ कि क्या करना है। हाँ वहाँ से रिजा सिद्दीकी ने जाने क्या कहा कि वो ज़ोर से हंसा। गनमा इस टाइप की नहीं। मुस्कुराते हुए मुबक्किन हद तिरमिज़ी ने फ़ोन रख दिया। टीवी इंडस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मॉडलिंग का शोबा बुरा नहीं है, मगर फैमिली बिजनेस को भी टाइम दो। इफ़ान तिरमिज़ी जो कहना चाह रहे थे वो समझ गया था। पापा बस ये आखिरी शो कर लूँ तो बिज़नेस को भी टाइम दूंगा। ज़ौरफ सिंघानिया से मेरी मीटिंग हुई थी कल। अच्छा क्या ऑफ़र दिए? अभी तो फिलहाल कुछ कपड़ों की मशीनरी पर ही बातचीत चल रही है। ज़ौरफ सिंघानिया ने बाहर ममालिक के कपड़ों का ऑर्डर दिया है और वो कुछ एम्ब्रॉयडरी सूट के सैंपल कल भिजवाएगा। कितने बजे? सुबह 12 बजे के करीब। अमरीन प्लीज़ एक कप चाय मिल जाएगी? अफ़ान तिरमिज़ी ने साथ बैठी अमरीन से दरख्वास्त की। जी बेहतर। वो सुबुक्कीन हद तिरमिज़ी पर एक नज़र डालती खड़ी हो गई।
ओके, मैं इंशाल्लाह सुबह पहुंच जाऊँगा। इसके अंदाज से थकन ज़ाहिर हो रही थी। चलो ठीक है, अभी तुम आराम करो, कल ऑफिस में मुलाकात होती है। सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी धीरे से मुस्कुरा दे, टेबल से अपना फ़ोन उठाया, अपने बेडरूम की तानीफ चल दिया। अफ़ान तिरमिज़ी भी खाने की टेबल से खड़े हो गए। ये लीजिए चाय। अमरीन चाय का मग लेकर टीवी लाउंज में आ गई। थैंक्स। अफ़ान तिरमिज़ी ने गर्म चाय का मग थाम लिया। अमरीन ने भी अपना मग उठाया, वहीं करीबी सोफे पर बैठ गया। आपने सुबुक्कीन को समझाया क्यों नहीं? क्योंकि अभी सुबुक्कीन बहुत थका हुआ था, कल ऑफिस आएगा तो समझाऊंगा। इन्होंने एक गर्म सिप लिया और टेबल से टीवी रिमोट उठा लिया। टीवी ऑन करके न्यूज़ अपडेट लगाए। अमरीन ने गर्दन इस्पात में लाई, चाय पीने लगी। क्या? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ दी है तुमने तो। गनवा खुशी के मारे तकरीबन ज़ोर से चीखी थी। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सोफे पर सोता सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी जो कि बगैर फ्रेश हुए ही सोफे पर लेट गया था, थका हुआ इस कदर था कि लेटते गहरी नींद में चला गया। मगर गनवा की ज़ोर की आवाज़ ने इसकी नींद में खलल डाला। इसकी नींद टूटी थी। इसने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। बेड पर गनवा फ़ोन कान से लगा किसी से बातें कर रही थी। वो जानता था गनमा को ज़ोर ज़ोर से बोलना पसंद नहीं, इसलिए इसकी आवाज़ भी नहायती मध्यम थी। तो फिर इतनी चीख चीख कर बात करने का मकसद? सुबुक्कीन हज़रत तिरमिज़ी ने चेहरे पर कुशन रख लिया। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मंगनी में ज़रूर आऊँगी। गनवा क्या हो गया, तुम्हें इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बात करी हो? आयज़ा को टोकना ही पड़ा। और सुनो, मंगनी की दुल्हन मैं ही तुम्हें बनाऊंगी, ब्यूटी पार्लर से तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। गनवा थोड़ा आगे खिसक कर और ज़्यादा ज़ोर से चीखी। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी ने ज़रा सा कुशन चेहरे से हटाया, नज़र सामने रखी टीवी पर पड़ी एलसीडी की फुल स्क्रीन पर गनवा का अक्स साफ नजर आ रहा था। वो जिस तरह चीख चीख के बात कर रही थी, भले वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, मगर इसका रुख सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी की जानिब था। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी को समझने में ज़रा देर नहीं लगी। गनवा की पूरी कोशिश सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी की नींद ख़राब करना थी। इसके नाबी गुदास लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। ओके ओके, तुम ही बनाना मुझे दुल्हन, मगर इस वक्त तो लग रहा है कि तुम मुझे आज ही बहरा करके छोड़ोगी। आयज़ा ने अपना सेलफोन अपने कान से दूर उठाया। बकवास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आई समझ? पिलाकर सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी खड़ा हो गया। गनवा ने देखा कि इसके दिल को ढेरों सुकून मिला था। इसकी रूह जैसे मौतर होगी। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी की नींद ख़राब करके इसे बहुत खुशी मिली, मगर ये कि अब इसकी तरफ क्यों आ रहा था? हाँ, शायद वो अब गनवा के हाथ से मोबाइल छीने का गुस्सा करेगा, इस पर ज़ोर ज़ोर से चीखेगा और फिर गनवा बदले में इसको खूब खरी खरी सुनाएगी। इसको आईना दिखाएगी, ताने तशने देकर इसको शर्मिंदा करेगी। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी को अपनी तरफ आता देखकर गनवा ने नफरत से मुँह फेर लिया, तो दूसरी तरफ फ़ोन पर आयज़ा जाने क्या क्या कह रही थी, जो गनवा के कतई इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी धीरे धीरे चलता हुआ गनवा के बिल्कुल बराबर में बैठ गया कि इंच भर का फासला भी न रहा। इसका मजबूत आहनी बाजू गनवा के शाने से टच हुआ था। इसके इस लम्स पर गनवा हड़बड़ा के रह गई और इसी हड़बड़ाहट में इसका सेलफोन नीचे कारपेट पर गिर गया। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। गनवा तेरी से इसके बराबर से खड़ी होगी। ये क्या बेहूदगी है? आपकी हिम्मत भी कैसी हो मेरे बराबर में बैठने की? 1000 दफ़ा कहा, खबरदार जो मेरे बराबर में बैठी है मुझे टच करने की कोशिश भी की तो आपकी समझ में नहीं आता। गनवा गुस्से से लाल बबूका हो गई थी। गुस्सा तो जैसे इसकी शरियारों में दौड़ रहा था। बस नहीं चल रहा था कि इसके कायनात इस सरजमीन से सामने बैठे शख्स की हस्ती मिटा दे, इसकी धज्जियाँ बखेर दे, इसका रेशा रेशा अलग कर दे। इतनी शदीद नफरत करती थी वो सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी से। इस वक्त भी इसका इस तरह से टच होना इसको शदीद बुरा लगा, मगर रिश्ते शहादत उठाकर इसको वार्निंग दे रही थी। मगर सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी का तो अंदाज़ ही अलग था। वो जिस कदर थका हुआ था, इसके एक एक उज़ू से थकावट झलक रही थी। आंखों में नींद का खुमार था, मगर इस वक्त तो उसके थकावट तरह चेहरे पर खूब बशाशत थी। ज़हीन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अजीब सी छप थी, और गनवा को ये सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा था। इसने क्या सोचा था, क्या हुआ था? सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी इतना पुरसुकून और मुतमिन कैसे हो सकता है? सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी ने गनवा की नाजुक सी उंगली पकड़ी और अपनी सिमत खींची थी। वो बालक नाजुक सी कैसे इस पहाड़ जैसे स्टोनमैन की ताकत का वार सहती, इसकी तरफ खींचती चली और इसकी आगोश में आ गिरी। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी ने इसकी नाजुक सी कमर के गिर्द अपनी मोहब्बत का मजबूत हसार खींचते को तड़प के रह गई। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी आवाज़ तो मेरे बेडरूम में गूंजी, चाहे किसी बहाने से। सच तरस गया था इस सुरीली आवाज़ को सुनने के लिए। कोई बात ही नहीं करती हूँ मुझसे। सुबुक्तीन छोड़िए मुझे, वरना मैं आपको जान से मार दूंगी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त से निकलने के लिए भरपूर कोशिश करी थी। हाथ पैर चला रही थी। उसी हाथ पैर चलाने में इसने अपना लंबा नोकीला नाखून इसके चेहरे पर मार दिया। आह! वार इस कदर ज़ोरदार था कि सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी ने गिरफ्त ढीली की और मौके से फ़ायदा उठाकर गनवा इससे दूर जा खड़ी हुई। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी ने अपने गाल पर हाथ रखा। वहाँ एक गहरी सी खरोच आ गई थी। जलन महसूस हो रही थी। यार, तुम तो बड़ी जालिम बीवी हो। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी खड़ा हो गया। मुझसे दूर रहकर बात किया करें, और अभी तो मामूली सी खरोच है, सिर्फ मैं आपका ये पूरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। मासूम से चेहरे पर गम व शिद्दत के मारे सुर्खी आ गई। वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब बढ़ा और एक हाथ बढ़ा के इसकी नाजुक सी कलाई जो खींची तो वो किसी नाजुक सी शाख की तरह इसके पहाड़ जैसे वजूद का हिस्सा बनी। सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी ने एक बार फिर से इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त का घेराव तंग किया था। कब तक मुझे खुद से दूर रखोगी? 3 माह का अरसा गुजर के तुम्हें मेरे सब्र, मेरी बर्दाश्त पर तरस नहीं आता? मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूँ। वालिहाना प्यार करके अपनी मोहब्बत और चाहत का यकीन दिलाना चाहता हूँ। वो इन मगरूर आंखों में देर तक अपना अक्स देखता रहा। वो इन मगरूर आंखों में अपना एक जहान बात करना चाहता था, सपने बसाना चाहता था, अपने प्यार के दीप जलाना चाहता था। कैसे कैसे माफ़ करोगी गनवा? क़यामत तक नहीं। गनवा ने पूरी जानो ताकत से इसके वसीओ अरीज़ सीने पर अपनी दोनों हथेलियाँ रखी और झटके से सुबुक्तीन हज़रत तिरमिज़ी को खुद से अलग किया था। मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। मेरे दिल में ना तो आपके लिए कोई एहसासात है, ना ही कभी कोई जज्बात पनपेगी। इस दिल में आपके लिए नफरत, शदीद तरीन नफरत के अलावा कुछ नहीं। गनवा की मगरूर आंखों से नफरत की चिंगारियाँ निकलने लगी कि मुकाबिल से जला के खाकस्तरी तो कर देंगे।
मगर सामने भी सुबुक्तियन हज़रत तिरमिज़ी खड़ा था, सब्र इस्तकामत, हिम्मत और तहम्मुल से काम लेने वाला, ठंडे दिलो दिमाग से सोचने वाला। गनमा का बेइंतहा गुस्सा शदीद तरीन नफरत को एक मीठे घूंट की तरह पी गया। सुबुक्तियन हज़रत तिरमिज़ी ने एक पुरसुकून ठंडा सांस ले शौक नज़रों से उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को बगौर था। ऑल राइट मिसेस गनवा सुबुक्तियन, तुम मुझसे नफरत शदीद तरीन नफरत किए जाओ, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, जुनून, इश्क में इजाफा ही होता रहेगा, जिसमें तुम कभी कमी नहीं पाओगे। इसने बेरुखी और बेहिसी से मुँह ही फेर लिया। एनीवेज, अब मेरी नींद तो तुम ख़राब कर ही चुकी हो, अभी कुछ ही देर में मरीज़ सिद्दीकी से मिलने जा रहा हूँ। चलो तुम भी चलो, थोड़ा इंजॉय हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, आपके साथ एक कदम भी चलती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। इस छत के नीचे आपके साथ रहना मेरी मजबूरी है, मगर ये मजबूरी ता देर नहीं रहेगी। आपके साथ इंजॉय करने से बेहतर मैं फांसी पर लटक जाऊँ। इस रिश्ते को निभाना फ़िलहाल ज़रूरी है, मगर आप ये मत समझिएगा कि आप मेरी ज़रूरत है। आप मेरे कुछ भी नहीं है। सुबुक्तियन हज़रत तिरमिज़ी हौले से हंसा और गर्दन को नफ़ी में इधर उधर हिलाता चला गया। सुबुक्तियन हज़रत तिरमिज़ी की हंसी ने गनवा का मज़ीद दिल जलाया था। वो सरता पास लग के रह गई, बिलाकर खुद ही पैर पटकती वहाँ से चली गई। एक वक्त आएगा गनमा कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ होगा। एक वक्त आएगा, मुझे इस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार है। इन ज़हीन आंखों में गनमा के लिए ढेरों प्यार और चाहत रोशन थी। इसके अनाबी गदास होंठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंगी थी। इसने अपने दिल को समझा लिया कि एक कड़ी आजमाइश, मुश्किल वक्त, इम्तिहान है, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं। अजियारा और बिल्किसरा खाना खा के कुछ देर लेट की, राशन सोचा थोड़ी देर में रख लेंगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अजियारा ने दुपट्टा सही से ठीक किया और दरवाजे के पास आई। सामने शहीर और दुआ खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई। दुआ भाभी। इसके चेहरे पे खुशी खिल उठी। वालेकुम अस्सलाम। शहीर ने तो जवाब दे दिया, मगर दुआ ने सलाम का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। अंदर आइए ना। वो दरवाजे के पास से हटी तो दोनों अंदर दाखिल हुए। कौन आया अजियारा बेटी? बिल्किसरा की आवाज़ आई। शहीर और दुआ कमरे में आके जहाँ बिल्किसरा बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? शहीर वहीं बड़ी चेयर पर बैठ गया तो अंदर से जियारा भाग के एक और कुर्सी ले और दुआ के सामने रख दी। दुआ तो ऐसे शाहाना अंदाज से बैठी जैसे किसी डिफेंस या बड़े बंगले से आई हो। मजाज तौर तरीके ही बदल गए थे। 3 माह बाद ख्याल आया माँ का अम्मा का खैरियत पता कर लो। खैर वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बल्कि सुना चाहती तो नहीं थी कि तंज करे, मगर ना चाहते हुए इसकी जुबान से शिकवा फिसल गया। दुआ तो पहलू बदल के रह गई। जाहिर सी बात है अम्मा, इनके ऑफिस में नया बिजनेस शुरू हुआ तो काम का बर्डन भी बढ़ गया। ऊपर से मेरी भी जिम्मेदारी, हर हफ्ते डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना। अब इतने फालतू भी नहीं है। दुआ खामोश नहीं तड़क के बोली। ठीक कहती है, शहीर पर बहुत जिम्मेदारियाँ सवाए माँ बहन के। अम्मा छोड़े नहीं गिले शिकवे। शहीर भाई और दुआ भाभी कितने दिनों बाद आए। शहीर भाई आज रात का खाना हमारे साथ ही खा के जाइएगा। अजियारा के दिल में कोई गिला शिकवा नहीं था। वो इनके घर आने पर बहुत खुश थी। इदा दी चंगियां औरतां भी ना दुनिया तो ख़त्म कर देनियां चाहिए। कत्ल करके म्यूजियम च मुजस्समा सजाना चाहिए इन्हां दा। नहीं, हम खाना खा के आए। मेरा तो ख्याल है कि आप लोगों ने खाना खा लिया, बिरयानी खाई है शायद, और महीने भर का राशन भी मंगवा लिया। दुआ के कहने का मकसद ज़्यादा समझी नहीं। जी दुआ भाभी, मैंने जॉब ढूंढ लिया, आज एडवांस मिला तो मैंने किचन का सारा राशन ले लिया और बिरयानी भी ले आई थी। तुम नौकरी करोगी अब? शहीर भाई ने थोड़ा नागवार होकर कहा। दुआ शहीर की नागवारियत की भाप की। इससे पहले कि इसके पैसों को नुकसान होता वो जल्दी से बोली। हाँ तो अच्छी बात है ना, घर में बैठे बैठे बोर होती होगी, और फिर जब तालीम हासिल की तो इसको घुन क्यों लगाना। जिसने बिल्किसरा और जियारा को देखने के बाद शहीर को आंखें दिखाई। जी अजियारा तो दुआ की शक्ल ही देखती रहेगी। इसका दिल दुखा था। कैसा भाई है इसका, एक बहन एक माँ नहीं संभाल सकता। शीर चले, अम्मी की तरफ भी जाना और महानूर इसके शौहर की भी दावत देनी है। दुआ खड़ी होगी और नहीं चाहती थी कि माँ बहन की मजलूम सूरत देखकर वो पिघल जाए। दुआ भाभी अभी तो आए आप लोग, इतनी देर हो जाएगी, इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ तो काम भी तो कितने निपटाने, खैर वो तो हो ही जाएंगे, कोई मुश्किल भी नहीं है। इसकी ज़ुबान से जो पहला जुमला जल्दबाजी में निकल गया था, कहीं ऐसा ना हो कि अजियारा आने का बोल दे कि मैं आ जाऊँगी, इसलिए जल्दी से दूसरा जुमला बोल के जान छुड़ाई। अब इतनी मुश्किल से तो इन माँ बेटी से जान छुड़ाई है, फिर से गले में तोक की तरह नहीं लटकाना चाहती थी। अपनी खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी में इन दोनों को शामिल नहीं करना चाहती थी। दुआ ने आराम से बैठे शहीर को कंधे से लाया। शहीर ने दुआ को देखा। चले भी। इसने एक सर्द सांस लिया और खड़ा हो गया। अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी खुशियों में खुश और आबाद रखे। बल्कि ज़रा के लबल है में किसक थी, रोहानसा पन था, आंखों में हल्की सी नमी थी जो शहीर सगा बेटा नहीं देख पा रहा था। दोनों जाने लगे कि शहीर पलटा। अरे हाँ, मैं ये तो भूल ही गया। शहीर ने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक लिफाफा निकालना चाह के दुआ ने इसका हाथ रोक दिया और आंखों में इशारे से मना किया और पलंग पर रखा ढेर सारा महीना भर का राशन की तरफ तवज्जो मबसूल कराई। तुसी बाहर राशन रख के बैठी रहो, गंदी नज़र पै गई, भावें तुहानूं पचे ही ना। हाँ बोलो, किस काम से आए थे 15 मिनट के लिए? बिलाकर बिल्किसरा ने फिर तंज का तीर चलाई। शहीर का जेब में हाथ डालकर कुछ निकालना और जल्दी से दुआ का इसका हाथ पकड़ना। वो इतना ना समझ तो नहीं थी कि समझ नहीं पाती। नहीं कुछ नहीं। शहीर ने हाथ वापस निकाल लिया। हम फिर आएंगे, ये कहकर दोनों घर से बाहर निकल गए। जो चीज़ बिल्किसरा ने नोट की वही चीज़ अजियारा ने भी नोट की। इसका भी दिल भी बहुत दुखा बिल्किसरा की तरह, मगर अपना दुख और दर्द बिल्किसरा पर जाहिर करके इन्हें मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसकी आंखों से आंसू गिरे, दुपट्टे में जज़ब हो गए। मैं जल्दी से राशन किचन में रखा हूँ। अजियारा ने पलंग से शॉपर उठाया और किचन की जानिब चल दी। बिल्किसरा की आंखों से गर्म सियाल गिरे। एक ही बेटा था, इसने भी ऐसा रंग बदला कि वो सोच भी नहीं सकती थी। ऐसी दुख भरी सोचती हुई वो ईशा की नमाज के लिए उठ गई। इधर बेटा तो कुत्ते आगे पा दे बंदा। दुआ ये क्या हरकत थी? तुमने मुझे लिफाफा क्यों नहीं देने दिया? 3 माह हो गए मुझे अम्मा को पैसे दिए हुए। ये 15,000 मैं अम्मा को देने तो आया था। शीर को चंचलाहट सी होने लगी। लाएं, ये 15,000 मुझे दें। इसने शीर के आगे हाथ फैलाया। शीर ने ना समझी कैफियत में इसका खाली हाथ देखा। अरे दे ना। इसने जेब से निकाल के 15,000 वाला लिफाफा इसके खाली हाथ में रख दिया।
इतनी भारी रकम देना चाह रहे थे, आप इन्हें देख नहीं रहे क्या 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 मज़े चल रहे हैं। अम्मा और ज़ियारा के बिरयानी खाई जा रही है एंड आई एम श्योर फ्रिज में यकीनन कोल्ड ड्रिंक भी रखी होगी और तो महीने भर का कितना ढेर सारा राशन भी रखा हुआ था, वो सब आपने नहीं देखा। हाँ तो बता रही थी ना कि आज ही जॉब मिली, एडवांस मिला है। कैसे कह सकते हैं आप, हो सकता है झूठ हो, जो भी है, मगर मुझे ज़ियारा का बाहर निकलना, जॉब करना सख्त नागवार गुजरा है। शहीद ने अपने दिल की बात की। आपका तो हो गया दिमाग ख़राब, क्यों नागवार गुजरा भला? अच्छा है ना अपना बोझ खुद उठाएं, और रहे ये पैसे तो मैं इन पैसों से अपने बच्चे के रूम के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ। शहीद, हम अपनी फैमिली शुरू करने वाले, अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है, खिलौने, कपड़े, बहुत सी चीज़ें लेनी है और इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत सी शॉपिंग भी तो करनी है। मैं तो कह देती हूँ कि 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट करना है आपको मेरे बच्चे के लिए। इसने निरूठेपन से कहा। तेन बच्चा वेखना नसीब हो ही ना जाए, किसी होर दा हक खा के अपने विच करनी भी लानती औरत है। हाँ क्यों नहीं, ठीक कहती हो, तो मैं सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट कराऊंगा। और लाख दी लानत तेरे ते काट दे उल्लू, लानती रन मरीदा। दुआ ने बड़ी चलाकी होशियारी से शेर का रुख बल्कीसरा और ज़ियारा की जानिब से हटाकर अपने अपने बच्चे की जानिब लगा दिया। ਉਹ तो बाहर दिया ਉਹਨੂੰ कि बंदा कवे कुत्ते आ गए तो बंदा शहीद ਨੂੰ पावे। दूसरे दिन सुबह ठीक 10 बजे वो ऑफिस पहुंच गई थी। अजियारा आपको अंदर सर बुला रहे, मैनेजर ने खुशी खिला से कहा। जी। अजियारा सर के ऑफिस में इजाज़त लेकर अंदर आ गई। जी तो मिस अजियारा आप रेडी हैं? कुछ चौधरी कैसर अस्करी ने सामने खड़ी इस नाजुक अंदाज से लड़की को देखा। और राइट, आपको सिर्फ 4 घंटे सनी मेरे नवासे को देने होंगे। सनी स्कूल से ठीक 1 बजे आ जाते हैं, मगर सर इस वक्त से आपके घर जाना मुनासिब रहेगा? वो कन्फ्यूज़ होगी। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। चौधरी कैसर अस्करी को कुछ नागवार लगा जो ज़ियारा ने नोट भी कर लिया। सॉरी सर, वो शर्मिंदगी से सर को झुका गई। आप यहाँ इस ऑफिस में 10 बजे से ठीक 1 बजे तक जॉब करेंगे, फिर मेरा ड्राइवर आपको अस्करी विला छोड़ देगा। वहाँ से आप 5 बजे तक अपने घर जा सकती हैं। ये जॉब इसे बिल्कुल ठीक लगी, अम्मा के बहुत से सवालों से बच जाने की। एनी प्रॉब्लम? चौधरी कैसर अस्करी ने इसकी गहरी सोचों में बाहर निकाला। जी। वो चौंक कर देखने लगी। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अभी तो आपको मैनेजर काम समझा देंगे, वो कीजिए, फिर 1 बजे तक ड्राइवर के साथ निकल जाइएगा। ओके सर। चौधरी कैसर अस्करी ने मैनेजर को फ़ोन करके अंदर बुलाया। ज़ियारा मैनेजर के साथ अपने कैबिन में जाने लगी कि चौधरी कैसर अस्करी ने एक बार फिर पुकारा। यस सर। अजियारा ने पलट कर देखा, साथ मैनेजर भी रुक गया। ये लीजिए, ये 2 लिफाफे, एक में ब्राश की तस्वीर है और दूसरे में इसकी आपकी बकिया सैलरी। चौधरी कैसर अस्करी ने दोनों लिफाफे अजियारा की जानिब बढ़ाए, जो अजियारा ने कुछ झिझकते हुए हाथ बढ़ा के थाम लिए। मैनेजर अजियारा को लेकर इसके कैबिन में आ गए, इसको कुछ काम समझा और एक फ़ाइल भी दे दी कि इसको मुकम्मल करना है। मैनेजर जा चुका था। अजियारा ने फ़ाइल खोली, काम ज़रा मुश्किल नहीं था। वो कंप्यूटर पर झुक गया, टेबल पर रखे 2 लिफाफों पर इसकी नज़र पड़ी। इसने कीबोर्ड छोड़ के दोनों लिफाफे उठा लिए। एक में बकिया 10,000 सैलरी थी, तो जो इसने वापस टेबल पर रख दी। दूसरे लिफाफे में तस्वीर थी। अजियारा ने लिफाफा खोला और ब्राश अस्करी की तस्वीर निकाली। जैसे नजर तस्वीर ब्राश अस्करी के चेहरे पर पड़ी, तस्वीर इसके हाथ से खुद ब खुद नीचे इसकी गोद में गिर गई। चेहरा इस कदर भयानक और झुलसा हुआ था, अजियारा का दिल खौफ से सिमट कर रह गया, आंखें दहशत से फैल गई। चेहरा पसीने से शराबूर हो गया। एक लम्हे के लिए तो पूरी जान से लड़क आएगी। जब तस्वीर में देखने से ही कैफे तो आमने सामने देखेगी तो क्या होगा। अभी चंगा चौधरी ने ना पहले तस्वीर दिखा देती, ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाएगी। ओह माय गॉड, कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई मैं। एक लम्हे के लिए तस्वीर नहीं देख पाई तो 4 घंटे कैसे इसके सामने रह पाऊंगी। अजियारा की सोचे खौफ के मारे सुकड़ने फैलने लगी थी। तस्वीर देने का मकसद सिर्फ ये कि सनी को जैसे भी ट्विटर पढ़ाने हैं, वो सब खौफजदा होकर डर कर कुछ ब्राश अस्करी के बेइंतहा गुस्से जलाल को देखकर लम्हा भर को नहीं रुकी हैं। और इन सब का नतीजा ये निकला कि अब ब्राश मज़ीद अपने खौल में बंद होता चला गया, बाहर की दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक हो गया। चौधरी कैसर अस्करी की बातें इसके आसपास गूंजने लगी। अब्राश अस्करी की तस्वीर जो अजियारा की गोद में उल्टी पड़ी थी, डरते डरते इसने वो तस्वीर उठाई। तुम ये तस्वीर देख लोगी तो अब्राश अस्करी को फेस करने में मुश्किल दरकार नहीं होगी। अजियारा ने अब्राश अस्करी की तस्वीर देखी। एक पल को तो दिल से आवाज़ है कि अजियारा छोड़ मत जा। जब ये शख्स तस्वीर में इस कदर बदशक्ल भयानक और डरावना लग रहा तो हकीकत में देखने में कैसा होगा, कहीं मेरा हार्ट ही फेल ना हो जाए। मगर नहीं, अगर ये जॉब भी छोड़ दो, घर की परेशानियाँ, मुश्किलात, हमारी हालत कौन हल करेगा। कल शीर दुआ का वो बिहेवियर देख चुकी थी, जिस तरह मेहमानों की तरह वो लोग आए, अनजान अजनबी लोगों की तरह बातचीत की। लग ही नहीं रहा था वो अपना सगा भाई बेटा। और क्या इसने देखा नहीं कि कैसे दुआ ने शीर भाई को पैसे देने से इशारे में मना कर दिया। नहीं, इसे किसी भी तरह नौकरी करनी है, हर हालत हर सूरत में इसको नौकरी करनी है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। ऐसी कितनी कड़वी जहरीली सोचों मुनहमिक रहती कि चौधरी कैसर अस्करी का ड्राइवर चला है। मैडम चलें, 1 बज गए। हाँ अजियारा बुरी तरह चौंक के रहेगी, बल्कि यूँ कहना ज़रा आसान हो गया, वो डर के रहेगी। मैडम सर चौधरी के घर चलें। ड्राइवर शायद इसका चौंकना डरना समझ चुका था, इसलिए एक बार फिर इसने अपना जुमला दोहराया। जी चलें। बेतरतीब धड़कनों को काबू करती वो दोनों लिफाफे बैग में डालती खड़ी होगी, और इस वक्त इसकी ज़रूरत पैसा थी जिसे वो अपने डर और खौफ की नज़र नहीं करना चाहती थी। कोई 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वस्त्रगिरी विला पहुंची। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। मैडम, अजियारा गाड़ी से नीचे उतरने लगी। ड्राइवर ने पीछे पलट कर देखा। जी। अजियारा के हाथ दरवाजे के गाड़ी के दरवाजे पर रुके। मैं आपको 5 बजे तक आपके घर ड्रॉप कर दूँगा। नहीं, आप प्लीज़ इसकी ज़हमत मत कीजिएगा, मैं खुद ही चली जाऊँगी। अजियारा ने आराम से कहा और गाड़ी से नीचे उतरे। अजियारा अंदर दाखिल हुई। ये बड़ा हरा भरा लॉन
खूबसूरत से पौधे, फूल और कुछ शायद फलों के दरख्त भी थे। इस चलचलाती धूप में वहाँ माली बैठा खुदाई कर रहा था। वहीं बड़ा सा गराज जहाँ 2-3 किस्म की चमचमाती लश्कारें मारती गाड़ियाँ खड़ी थी। 1-2 तो 0 मीटर नई मॉडल की बाइक भी खड़ी थी। सारा उस गंदे आंडे का सी ਜਿਹੜਾ गंदा आंडा हुन कहता मैं नहीं रहना, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला भी नाबाज लोगों को किस कदर नवाजता है। इसे इस पल शिद्दत से अपनी सांस महरूमी का एहसास जागा। फिर अपनी सोच को झटकती हुई आगे बढ़ी। कॉरिडोर के दरवाजे पर पहल दी। दरवाज़ा थोड़ी देर के बाद खुल चुका था। दरवाज़ा एक प्यारी सी लड़की ने खोला। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अजियारा ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आप शायद अजियारा हसन है? जुनैर ने बगैर कोई सवाल के डायरेक्ट बात की थी। जी, वो मुझे सनी को पढ़ाने के लिए सर चौधरी कैसे साहब ने भेजा है। जी, मेरी अभी कुछ देर पहले डैड से बात हुई, आप आइए अंदर। जुनैर आगे बढ़ी और अजियारा इसके पीछे पीछे चल दी। जुनैर इसको सीधा सनी के बेडरूम में ले आई। आइए, ये सनी का बेडरूम है, ये मेरा 4 साल का प्यारा सा बेटा। जुनैरा ने मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते सनी को गोद में उठा लिया। सनी ने अजियारा को देखा। सनी जानू, सलाम करो अपनी नई टीचर को। आज फिर से नई टीचर? लेकिन देख लेना ऋषि मामा इनको भी निकाल देंगे या फिर खुद डर के भाग जाएंगी। सनी ने अपनी मासूमाना अंदाज में बात की। सनी, बुरी बात ऐसे नहीं कहते, पता है ना इनको नाना डैड ने भेजा। जुनैरा ने सनी के छोटे से किधर गया, 1 मिनट यार, होंठों पर रखा और सामने खड़ी अजियारा को देखा। आई एम सॉरी। जुनैरा को मामूली सी शर्मिंदगी हुई। कोई बात नहीं। अजियारा होने से मुस्कुरा दी। अगर इसको चौधरी कैसर स्क्रीन ने सब कुछ बताया नहीं होता तो वो सनी की बात पर हैरान होती, मगर वो सब जानती थी। तो फिर ये लीजिए आपका स्टूडेंट, मुझे ज़रा बाहर जाना, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगी। जुनैरा ने सनी को गोद में उठाकर अजियारा की तरफ बढ़ाया। अजियारा ने इस मासूम से बच्चे से प्यारे से बच्चे को थाम लिया। सनी तो अपनी कहकर फिर से वीडियो गेम में लग चुका था, क्योंकि वो जानता था इसके लिए कोई नई बात नहीं। हर रोज़ इसके ट्विटर आते रहते हो जाते रहते थे। आप फिलहाल इसको बंद कीजिए। अजियारा ने सनी के हाथ से मोबाइल फ़ोन लिया और ऑफ करके एक साइड पर रख दिया। इस दौरान जुनैरा कमरे से जा चुकी थी। अब सबसे पहले मुझे अपना पूरा नाम, अपनी क्लास और अपने फ्रेंड्स के बारे में बताइए। अजियारा इसको उसके बेड पर ले आई, गोद में बैठा आकर इसका रुख अपनी सिमत किया। खैरियत तो है? नदीम बलोच ने सईद असकार अलवी को इसके घर से पिक किया। हाँ यार, सोचा एक बहुत अहम काम करने जा रहा हूँ तो तुझे अपने साथ लेकर चलूँ। आखिर को बहुत गहरा अच्छा दोस्त है तू मेरा, तो सबसे पहले अपनी पहली खुशी में तुझे शामिल करना बनता है। नदीम बलोच ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया। अल्लाह रहम करे, यकीनन शादी के बारे में सोच लिया। सईद असकार अलवी नदीम बलोच के हर रंग को पहचानता था। इनकी दोस्ती अभी की नहीं, स्कूल लाइफ से थी। दोनों ने एक साथ ही पढ़ाई मुकम्मल की थी, बस फील्ड अलग अलग ज्वाइन की। फील्ड भले अलग अलग हो, मगर इनकी दोस्ती पर हरफ नहीं आया। कुछ ऐसा ही है। नदीम बलोच की आंखों में छप से रिजा सदीकी का झिलमिलाता वक्त उभर रहा था। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ सुनाइए। कौन है? यकीनन खास ही होगी, कुछ तो बात होगी जिसे मेरे यार ने पसंद किया। सैयद असकार अलवी को दिली खुशी हुई, बहुत खुश था कि नदीम बलोच इसके बेस्ट फ्रेंड ने किसी लड़की को पसंद किया। हाँ, बहुत खास और अहम है। हर लड़की से अलग और मुख्तलिफ, कोई नाजो अंदाज नहीं, कोई बनावट नहीं, हर मादिशा से पाक, सादा चेहरा, सादा अंदाज, बातों में खुशबू। रिजा सदीकी राव। रिजा सदीकी राव, गुड नेम। तो मेरी जान, कहाँ तक पहुँची ये कहानी? सैयद असकार अलवी इसके चेहरे के खिलते रंगों को देखने लगा। आज पहली बार इसके चेहरे पर वो रौनक देखी थी जो कभी नहीं देखी थी। हालांकि जिस फील्ड में वो था वहाँ हर मोड़, हर कदम पर हुसन ही हुसन बिखरा पड़ा था। खूबसूरती इसके कदमों में पड़ी थी, मगर नदीम बलोच ने कभी भी नज़र उठा के नहीं देखा। इस इंडस्ट्री में बहुत सी खूबसूरती खुला और यह हुसन होशरबा शबाब देखा। कितनी ने मुझे मुतासिर करने की कोशिश की भी, तो बहुत सी ने ऑफर भी कर दी, मगर मेरे दिल को, मेरी आंखों को कभी किसी की खूबसूरती ने मुतासिर नहीं किया। कोई मेरी आंखों में जचा नहीं, कोई मेरे दिल को भाया नहीं। ये दिल भी अटका तो कहाँ अटका। पहली नज़र, पहली मुलाकात में ऐसा लगा जैसे मैं अपना सब कुछ हार गया, अपना दिल हार गया। खोया खोया सा अंदाज़, आंखों की चमक, लबों पे झड़ते फूल, मुकम्मल तौर पर रिजा सदीकी के सरापे में खोए हुए थे। इसके गिर्द जैसे रिजा सदीकी का हज़ार ही बन गया था। लगता है चारों शाने छित हो गया मेरा यार। हाँ, एक झटके में गाड़ी शहर के महंगे तरीन मॉल के पार्किंग लॉट में रुक चुकी थी। नदीम बलोच ने फ्रंट सीट पर बैठे सैयद असकार अलवी को देखा। तो फिर शादी के लड्डू कब खिला रहा? शादी के लड्डू? नदीम बलोच ने गुमसुम से अंदाज में कहा। ओ भाई, तू तो इस तरह खोए खोए अंदाज में बोलो जैसे अब तक सब हम किसी और की बात कर रहे थे। मगर अभी मैंने रिजा से बात कब की है? व्हाट? सैयद असकार अलवी जैसे अपनी सीट से 2 फुट ऊपर उछला। तो जो इस कदर रिजा सदीकी के सादे हुसन में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे, वो सब क्या था? वो तो अभी मेरी कुछ दिनों पहले रिजा सदीकी से मुलाकात हुई है। रिजा सदीकी मुझे एक अल्ट्रा शेविंग के कैट के ऑफ़र देने आई थी। वेरी गुड। और मैं समझ रहा था कि अब तो मुझे गुड न्यूज़ देने वाला है, किसी हफ्ते शेर पर शेरा से जाने वाला है। अरे नहीं ना, अभी तो मैंने इस पर अपनी पसंद भी ज़ाहिर नहीं की। तो जब करना, जब तेरी रिजा सदीकी किसी और के साथ शादी होकर चली जाएगी। सैयद असकार अलवी तप कर बोला। अल्लाह ना करे, बद्दुआ तो मत दे, कैसा दोस्त है तू? नदीम बलोच ने घूर कर सैयद असकार अलवी के तपे हुए चेहरे को देखा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा भाई, लड़की पसंद कर रही तो जाओ बगैर डरे इसकी आंखों में आंखें डाले बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद चाहता हूँ। हाँ, मैं यही तो करने आया था। सोचा तेरे साथ शॉपिंग मॉल से रिजा सदीकी के लिए एक डायमंड रिंग खरीदूंगा। अच्छा, तो फिर देर कैसी, चल जल्दी से नीचे उतर और मैं तुझे दिलाता हूँ एक अच्छी सी डायमंड रिंग। दोनों ने एक साथ नीचे उतरे। तो भी ना बहुत सुस्त निकला। वैसे इंडस्ट्री में अपने गरूर के झंडे गाड़े हुए, मगर अपने दिल की बात अभी तक दिल में छुपा के रखी है। सैयद असकार अलवी और नदीम बलोच कीमती और महंगी ज्वेलरी शॉप पर आकर होगी, जहाँ बेश कीमत की हर तरह ज्वेलरी मौजूद थी। चल देख क्या अच्छा लगेगा तेरी रिजा पर। नदीम बलोच ने शॉपकीपर से कीमती और महंगी तरीन अंगूठियाँ मंगवाई। कोई आधे घंटे तक देखने के बाद मिलाकर दोनों को डायमंड रिंग पसंद आएगी। ये बहुत खूबसूरत है।
नदीम बलोच ने डायमंड की चमक देखी जिसमें से रीजा सदीकी नजर आई। हाँ, ये यकीन रीजा सदीकी को भी बहुत पसंद आएगी। सैयदा अस्कार अलवी को भी बहुत डायमंड रिंग बहुत अच्छी लगी। इसको पैक कर दें। नदीम बलोच ने शॉपकीपर को अंगूठी दे दी। तू भी देख ले कुछ भाभी के लिए। सैयदा अस्कार अलवी की नज़र सामने शीशे पर रखे मखमली के बॉक्स पर रखी सिल्वर पाइल पर पड़ी। ये दिखाइए ज़रा। जी सर। शॉपकीपर ने शीशे का डोर खोल के सुरख मखमली बॉक्स निकाला और सैयदा अस्कार अलवी के आगे रख दिया। ज़बरदस्त, ले ले बरीज़े भाभी पर अच्छी लगेगी, मगर इसकी पेमेंट मैं करूँगा, मेरी तरफ से गिफ्ट। नदीम बलोच ने मखमली बॉक्स उठा लिया। पागल हो क्या? इसकी ज़रूरत नहीं। सैयदा अस्कार अलवी मना करना चाहा। क्या मतलब ज़रूरत नहीं? बल्कि बहुत ज़रूरत है। तेरी शादी इतनी अर्जेंट हुई कि मैं कोई गिफ्ट दे ही नहीं सका, इसलिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लो। अब मैं आगे क्या कह सकता हूँ? सैयदा अस्कार अलवी ने हार मान ली इसके पुरखलूस प्यार और दोस्ती के आगे। आप आगे से कुछ कह सकते भी नहीं है। नदीम बलोच ने मुस्कुराते हुए सुर्ख मखमली बॉक्स शॉपकीपर को थमाया। इसका भी बिल मेरे कार्ड्स पर बना दीजिएगा। तुझे कुछ और भी पसंद आ रहा है? कांच के शोकेस में देखते सैयदा अस्कार अलवी को नदीम बलोच ने देखा। ये लॉकेट दिखाना ज़रा। सिल्वर और गोल्ड की भारी सी चेन में गोल्ड का जाली की तरह छोटा सा दिल बना हुआ था। इस पर खूबसूरत सा मल्टी नगों से मज़य्यन ए लिखा हुआ था। अब ये मत कहना कि ये भी तो गिफ्ट करने वाला। सैयदा अस्कार अलवी ने चेन हाथ में ली। नहीं, ये तेरा अपना पर्सनल मैटर है। वो हौले से मुस्कुरा दिया। 2 से 2.5 लाख का बिल बना था इन 3 चीज़ों का, जिसमें रिंग और पायल की पेमेंट नदीम बलोच ने की, जबकि सैयदा अस्कार अलवी ने वो सिल्वर गोल्ड की भारी चेन लॉकेट बरीज़े के लिए खरीदा। चले? हाँ। वो दोनों बाहर निकले। अरे हाँ नदीम, शबनम से मुलाकात हुई? कल कुछ कह रही थी। नहीं, मैं तो इसको होटल में छोड़कर चला गया। हाँ, तुम्हारे एक ऑफिसर जाकर याद वो रूम में आया था, इसने कुछ पूछा हो तो मेरे इल्म में नहीं। हाँ, मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूँ तो काम में तूने मेरी काफ़ी मदद की। देख दोस्तों में कोई शुक्रिया नहीं होता, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, बल्कि मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि अपने पाक मुल्क, अपनी मट्टी, अपने ज़मीन का थोड़ा सा कर्ज अदा कर सकूँ। अगर मेरी वजह से इस मुल्क दुश्मन तक पहुँच जाए तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और मेरी तो तुझसे ये रिक्वेस्ट है कि सैयद बड़ाइच को ऐसी मौत देना कि मौत को भी खुद पर रहम आए। नदीम बलोच की आंखों में अपने पाक मुल्क पाकिस्तान के लिए जज्बा था, जिसका मोहब्बत ही से कई गुना सैयद बड़ाइच के लिए नफरत भी थी। जो हमारे मुल्क की जड़ों को अंदर से खोखला करने की कोशिश करा, हमारे मुल्क की इज़्ज़त और नामूस आबरू से खेलने की कोशिश करा, हमारी नई आने वाली जनरेशन को तबाह बर्बाद करा, मगर वो भूल गया कि जब पाकिस्तान पर, हमारी सरजमीन पर किसी ने मुसीबत आई है, इसे गंदी और मैली नज़रों से देखा, वो खुद तबाह बर्बाद हुआ है। फिक्र मत कर, सैयद बड़ाइच को मैं ऐसी मौत दूंगा, मौत भी काम जाएगी, तुल तुल मरेगा और खुद अपनी आंखों से अपनी मौत देखेगा। बस मुझे इसकी खबर मिल जाए, पता चल जाए कि रज़ील आदमी किस बिल में छुपा बैठा है, फिर लम्हा भी नहीं लगाऊंगा इसको अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ने के लिए। सैयदा अस्कार ने पुरसोच नज़रों से विंडो स्क्रीन को घूरा। मुझे तुझसे यही उम्मीद है अस्कार, भले मेरे कैरियर पर उंगली उठती है, मेरी ज़ात को निशाना बनाया जाता है, मगर मैं हर सूरत तेरा साथ दूंगा। नदीम बलोच ने इसके हाथ पर अपना हाथ धरा। थैंक्स मेरी यार, अब वो वक्त दूर नहीं जब मुजरिम बहुत जल्द सलाखों के पीछे अपनी धूल चाट रहा होंगे। सैयदा अस्कार अलवी ने नदीम बलोच के हाथ पर अपना दूसरा हाथ धर दिया। इसी असना में नदीम बलोच का फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन देखा जहाँ रीजा सदीकी कॉलिंग लिखा हुआ था। इसके लबों पर धीरे से मुस्कुराहट खिल उठी। अपना हाथ आहिस्ती से सैयदा अस्कार अलवी के हाथ के नीचे निकाल लिया। तुम्हारे होंठे की मुस्कुराहट बता रही रीजा सदीकी का फ़ोन है। सैयदा अस्कार अलवी ने इसके चेहरे की चमक और होंठे की मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा लिया। हाँ तो ठीक है, तुम इंजॉय करो, मेरा घर भी आ गया, मैं भी निकलता हूँ। ओके, तुम अगर रात का डिनर हम साथ करें तो रीजा भाभी को लेकर ठीक 10 बजे पर्ल होटल में पहुँच जाना। नदीम बलोच ने सैयदा अस्कार अलवी को याद दहानी कराई। मेरा ख्याल है तुझे फुर्सत ही मिलेगी। इसने नदीम बलोच के हाथ में इसका सेलफोन बजते रहने का इशारा किया। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं, प्यार अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। नदीम बलोच के मुंह से बेधड़क बिल्कुल अचानक से निकला। ओहो प्यार। सैयदा अस्कार बलोच ने अलवी ने इसका जुमला पकड़ लिया। नदीम बलोच कुछ खफीफ सा हो गया। चल, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुझ जैसे रिजर्व बंदे को भी किसी से प्यार हुआ, लेकिन नदीम तू जानता है ना मैं बरीज़े को नहीं ला सकता, इसलिए माजरत, कुछ टाइम वेट कर ले, फिर तेरे वलीमे की दावत खाएंगे। ओके मैं समझ सकता हूँ। अच्छा फिर अब इजाज़त दे, फ़ोन चीख चीख के थक गया, मुझे भी अब निकलना चाहिए। नदीम बलोच ने अपना सेलफोन डैशबोर्ड पर रखा। ओके फ़ी अमान अल्लाह। सैयदा अस्कार अलवी घर आ गया और नदीम बलोच ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सैयदा अस्कार अलवी घर में दाखिल हुआ तो कुछ सन्नाटा सा महसूस हुआ। अपनी कलाई पर बंधी कीमती और महंगी हैंड वॉच देखी, जहाँ इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। इस वक्त तो सैयद आगा शहबाज अलवी टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे होते थे, मगर टीवी भी बंद था और सैयद शहबाज अलवी भी गायब थे। अब्दुल दादू कहाँ है? अपने रूम में सैयद अस्कार अलवी ने सफाई करते मुलाजिम से पूछा, जो इस वक्त फूलों के मिनी प्लांट की सफाई कर रहा था। नहीं छोटे सरकार, बड़े सरकार बराबर वाले बंगले में गए। शेख साहब की तबीयत नासाज थी, इन्हें बुखार हो गया तो बड़े सरकार को फ़ोन करके मिलने बुलाया। अच्छा ठीक है। सैयद अस्कार अलवी ने अपने बेडरूम में ऊपर की जाने पड़ने लगा कि सामने किचन से कुछ खटर पटर की आवाज़ आई और साथ ही रेड कलर का आंचल भी नजर आया। इसने हाथ में पकड़ा वो ज्वेलरी बॉक्स साइड में रख के आयरन कॉर्नर पर रखा और किचन की जाने पर चल दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ सैयदा अस्कार अलवी की भी जोरदार चीखती हुई आवाज़ निकली। बरीज़े। आग का एक शोला भटका और गर्म खोलता हुआ तेल बरीज़े के पैरों पर गिरा। सैयदा अस्कार अलवी तेजी से इसके पास आया और उसको अपनी जानिब खींचा। बरीज़े 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 दर्द खौफ से बेहोश हो चुकी थी। अक्लो खुद से बेसुध वो सैयदा अस्कार अलवी की आहनी मजबूत बाहों में झूल रही थी। सैयदा अस्कार अलवी ने इसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरा और टीवी लाउंज में ले आया। इसको सोफे पर लटाया। इसी के पास बैठ के सैयदा अस्कार अलवी की चीख सुनकर घर के सारे मुलाजिम इकट्ठे हो गए। छोटे सरकार, बरीज़े बीबी के पैर जल गए। अब्दुल ने बरीज़े के पैरों को देखा, गोरे चिट्टे पैर गरम तेल की वजह से सुर्ख हो गए थे।
मुलाजमा सब समझ के जल्दी से भागकर किचन से बर्नौल लेकर आई, बरीज़े के पैरों पर लगा दिया। बरीज़े और इसका गाल थपथपा रहा था। बरीज़े को बेहोश देखकर ड्राइवर भी डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने बरीज़े का चेकअप किया। डॉक्टर सफदर, बरीज़े ठीक तो है ना? सर स्कारवरी के चेहरे पर जहाँ भर की परेशानी थी, फिक्र थी, इसकी तो जैसे जान ही निकली जा रही थी बरीज़े को इस हालत में देखकर। अस्कार फिक्र मत करें, बरीज़े ठीक है, बस ज़रा डर और खौफ की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने अच्छी तरह चेकअप कर लिया, सुकून का इंजेक्शन भी लगा दिया। डॉक्टर सफदर ने सर अस्कारवरी को तसल्ली दी। क्या हुआ मेरी फूलों सी बच्ची को? परेशान हाल से सईद आगा शहबाज अलवी की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। वो सीधा बरीज़े की तरफ आए। आगा अंकल, आप परेशान मत हो, बरीज़े ठीक है, कुछ देर बाद वो उठेंगी तो बिल्कुल फ्रेश होंगी। हाँ, पैर बुरी तरह चला है, तकलीफ़ तो होगी, इसलिए मैं आपको कुछ मेडिसिन ट्यूब लिख कर दे रहा हूँ। ये इस्तेमाल करेंगी तो आराम महसूस होगा। डॉक्टर सफदर ने एक पेपर पर कुछ दवाइयाँ ट्यूब लिख कर पर्ची सईद अस्कार अलवी को थमा दी। अपना एड बॉक्स थामे चले गए। मगर ये सब हुआ कैसे? गर्म खोलता तिल बरीज़े बेटी पर गिरा कैसे? वो किचन में क्यों गई थी? और तुम सब मुलाजिम कहाँ मर गए थे? सईद आगा शहबाज अलवी का बस चलता है, एक मुलाजिम को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते। बड़े सरकार, मैं किचन में खाना बना रही थी, बरीज़े बीबी आई कि मुझसे कहा कि आज वो खाना बनाएंगी। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानती हूँ बरीज़े बीबी को किचन का कोई काम नहीं आता। बस मैं बाहर सब्ज़ी लेने गई, वापस आई तो ये सब। मुलाजमा नूरी ने सर झुकाया, सब बता दिया। अंदाज में बेइंतहा डर था। चलो तुम नहीं थी, बाकी सारे मुलाजिम कहाँ मर गए थे? वो नहीं देख सकते बरीज़े किचन में क्या करने गई है? सईद आगा शहबाज का गुस्सा जलाल गैज़ो गज़ब आज बहुत अरसे बाद फिर रोद आया था। सारे मुलाजमों को अपनी गर्दन पर सूली लटकती नजर आ रही थी। सबको अपनी भी नौकरी खतरे में बढ़ती दिखाई दे रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ सब यहाँ से। अगर मेरी बरीज़े बेटी का ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे तुम जैसे हड हराम कामचोर मुलाजिम नहीं चाहिए। इन्होंने बगैर कोई बात के सबको निकाल दिया। हमें माफ़ कर दे बड़े सरकार, हमसे गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सारे मुलाजिम घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ के और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगे। नहीं, किसी को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, सब जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना एक एक को शूट कर दूंगा। सईद आगा शहबाज अलवी बुरी तरह से धाड़े थे। तुम लोग जाओ फिलहाल, मैं अभी यहाँ से। सर अस्कार अलवी ने गर्दन मोड़ कर सबको देखा। वो भी जानता था कि अगर सैयद आगा शहबाज अलवी गुस्सा और जलाल में आ गए तो कोई इनको रोक नहीं सकता, इसलिए फिलहाल बेहतर यही लगा कि सब मुलाजिम को यहाँ से हटा दिया जाए। अस्कार, बरीज़े को होश क्यों नहीं आ रहा? दादू, बरीज़े डर गई, इसका दिल सहम गया। आग का शोला भी तो कितनी ऊपर तक भड़का था। मगर बरीज़े बेटी किचन में करने क्या गई थी? सैयद आगा शहबाज अलवी वहीं सिंगल सोफे पर विराजमान हो गए। इनके हर अंदाज से बेचैनी और परेशानी और फिक्र जाहिर हो रही थी। वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर ये होश में आ जाए तो मैं इसको अच्छी तरह डांटूंगा। जब मुलाजिम है काम करने का और ऊपर से इसको किचन में का कोई काम भी नहीं आता तो क्या ज़रूरत थी किचन में जाने की? सैयद अस्कार अलवी के लबो लहजे में फ़िक्र भी थी, साथ में गुस्सा भी, प्यार भी था, जो सैयद आगा शहबाज अलवी की ज़ीरक निगाहों से छुपा नहीं रह सका। नहीं अस्कार, खबरदार, जो तुमने मेरी मासूम बच्ची को डांटा भी तो वो तो वैसे भी तुम्हारे गुस्से से सख्त नाला रहती है, डरती रहती है। मेरी फूलों से बच्ची ने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, ऊपर से तुम भी इसको कुछ कहोगे तो ये और परेशान हो जाएगी। समझाना प्यार से, मोहब्बत और आराम से, मगर गुस्सा नहीं करना, ना ही डांटना। इन्होंने कड़े लफ्ज़ों से सैयद अस्कार अलवी को तनबीह की। नरमी से सुकून से सोती बरीज़े के सर पर हाथ फेरे थे। ओके, जो हुक्म सरकार का। वो हौले से मुस्कुरा दिया। अब तुम ऐसा करो, बरीज़े बेटी को बेडरूम में ले जाओ और आराम से बेड पर लिटा दो, जब तक हम सब के लिए अच्छा सा खाना बनवाता हूँ। जी दादू। सैयद अस्कार अलवी बरीज़े को ऊपर बेडरूम में ले आया और आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। खुद भी इसके करीब ही बैठ कर बगौर इसके चेहरे के नकूश को अपने गिरे कांच में भर के दिल में उतारने लगा। ये वो चेहरा है जो इसके दिल में बस गया, इसकी मोहब्बत इसकी रगों में दौड़ने लगी है। वो शिद्दत से इसको चाहने लगा, इससे प्यार करने लगा। अगर वो पल भर के लिए भी इसकी नज़रों से ओझल हो जाए तो वो बेचैन हो जाता है, दिल परेशान हो जाता है। कभी कभी तो वो सोचता था कि इतनी टफ जॉब के बावजूद रेशमी मोहब्बत के जाल में उलझ गया, मगर मोहब्बत की खुशबू ऐसी है जो ना चाहते हुए भी हर किसी को अपने एहसार में बांध लेती है, कैद कर लेती है। लाख पर फड़फड़ाओ मगर निकलने का मौका ही नहीं देती। वो जानता है कि बरीज़े को मोहब्बत की अब भी नहीं आती, कि अलिफ बे भी नहीं आती, प्यार इश्क का मतलब नहीं जानती, मोहब्बत चाहत के क्या रंग खुशबू होते हैं वो नहीं जानती। वो नहीं समझती कि मोहब्बत का निखार क्या होता है, मोहब्बत में जुनून क्या होता है। मगर इसको बरीज़े से कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं। जिस तरह मोहब्बत की आग में वो जल रहा है, यकीनन एक दिन आएगा कि इसकी मोहब्बत, इस इश्क को, जुनून की तपश, इसकी चिंगारी ज़रूर इस तक पहुँचेगी। वो ज़रूर मोहब्बत के रंगों को पहचानेगी। जब पहचान जाएगी तो खुद ही मोहब्बत और प्यार, इश्क व चाहत कोसकज़ा रंगों में भीगने का दिल चाहेगा। इस बंजर ज़मीन, इस तपते सहरा में एक दिन ज़रूर फूलों की बारिश होगी, और सैयद अस्कार अलवी इस एक दिन का ज़रूर शिद्दत से इंतज़ार करेगा जब वो इसके हमकदम साथ साथ खुशनुमा वादियों की सैर करेगी। सैयद अस्कार अलवी झुका और अपने बेकरार दिल की सदा पर लब्बैक कहता इसकी रोशन पेशानी पर अपने एक जुनून की एक मोहर सबत करता चला गया। ये दहकता नमस, ये सुलगती तपश थी, या एहसास था कि यह कुछ और? मगर मरीज़े की आंख खुल गई, वो होश में आई, और जो सबसे पहले एहसास जागा शौर में, जो बात सबसे पहले वो पी अपने पैरों की तकलीफ़, अपना दर्द, वो एक झटके से उठी। आह! इसने अपने पैरों को देखा जो तकलीफ़ की शिद्दत से मोड़े भी नहीं जा रहे थे। बरीज़े, क्या बस ज़्यादा दर्द हो रहा है? तकलीफ़ की शिद्दत से इसका बेइंतहा खूबसूरत चेहरा सुरख अनारी हो गया, जैसे अभी वहाँ से खून छलक पड़ेगा। नीले झील कांच में समंदर ठाठे मारने लगा, और सबसे बड़ी और अहम बात जिसने जो नोट की थी वो थी तकलीफ़ से ज़्यादा वो किसी डरी सहमी सी चिड़िया की तरह खौफज़दा थी। इसके चेहरे पर जहाँ दर्द के आसार थे वहीं
इससे कहीं ज़्यादा खौफ था, एक डर था। बरीज़ा डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, देखो मामूली सा तो ज़ख्म में दवाइयाँ लोगी तकलीफ़ कम हो जाएगी। नहीं, वो मुझे बहुत डांटेगा, इसने कहा कि मेरे जिस्म पर कहीं भी कोई निशान नहीं होना चाहिए। सुनिए, मुझे इससे बचा लें, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बरीज़ा के हर उज़ू में डर था, वो घबरा रही थी, सहम रही थी। इसने सैयरा अस्कार का हाथ थाम लिया। तुम क्या कह रही हो, किसकी बात कर रही हो, कौन तुम्हें डांटेगा? बरीज़ा खुल के बताओ मुझे, देखो मेरी तरफ। सैयरा अस्कार ने अपनी चौड़ी हथेली के प्याले में इसका सुंदर चेहरा भर लिया। सैड बड़ाई व्हाट? वो बुरी तरह चौंका। आज भी बरीज़ा इस खब्बीस के खौफ के ज़ेरे से थी। क्या कह रही हो तुम बरीज़ा? मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे बहुत डांटता, कहता है कि मेरे जिस्म पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आप मुझे इससे बचा लेंगे ना, मुझे इससे बात नहीं करनी। नीली झील आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे। वहाँ इस कदर गहरा सुनाटा था कि पल भर के लिए तो सैयरा अस्कार दंग रह गया। नफरत तो वो पैसे भी सैड बड़ाई से बहुत करता था, मगर इस लम्हे नफरत में मज़ीद इजाफा हुआ था। और इतना शदीद गुस्सा आया कि दिल शिद्दत से चाहा कि इस पल सामने और इसका एक एक रेशा अलग अलग कर दे, जिसम के इतने टुकड़े करे कि क़यामत तक गिन ना सके। मगर अच्छा, नफरत जितनी बढ़ेगी, बदला और इंतकाम की आग इससे ज़्यादा तहकीकी, इसकी सज़ा में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। मगर फ़िलहाल इस वक्त बरीज़े को संभालना ज़रूरी था। तो होर की अपनी नफरत बाद चुका लवी पहले उन्होंने तो देख ला जी डरी सहमी जाती। एक मिनट, सैयरा अस्कार रूम में रखे छोटे से फ्रिज की तरफ गई। ये फ्रिज भी सैयरा आगा शहबाज अलवी ने रखवाया था, इसके लिए इसको अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था। इसलिए सैयरा आगा शहबाज अलवी ने यही कहा कि तुम कुछ ना कुछ खाते रहो जब अपने बेडरूम में रहो। फ्रिज में बहुत से फ्रूट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, जूस वगैरह का ढेर लगा हुआ था। मां सदके जे चिप्स ज़रा पिघल दियाँ नहीं फ्रिज दे विच कि फ्रिज के उत्ते रखियाँ सी। सैयरा अस्कार अलवी फ्रिज में से फ्रेश जूस निकाल कर ले आया। जूस ग्लास में निकाला। फ्रेश भी थे फ्रिज दे विच भी, क्यों सानू चाह रहे हो, डब्बे का जूस आ। और ग्लास बरीज़े के कप कपाते होंठों की जानिब बढ़ाया। पियो पहले से। सैयरा अस्कार अलवी ने ज़बरदस्ती इसको सारा जूस पिला दिया। बरीज़े को थोड़ा सुकून मिला। अब मेरी बात सुनो, सैड बड़ाई में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुमको डांटे, तुम्हारा बाल भी बेकार कर सके। तुम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इसको मेरा मुकाबला करना होगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि इसने मुझे इतना मजबूत बनाया, वो मेरे एक ही वार में ढेर हो जाएगा। बरीज़े सैड बड़ाई तुम तक कभी नहीं पहुँचेगा, मैं इसे तुम तक पहुँचने नहीं दूंगा। गिरे कांच इन नीले झील आंखों में डाल दिए। सच, आप सच कह रहे हैं? एक आस थी, उम्मीद थी, एक सच्चाई की नमक थी नीले झील में। 100% सच। सैयरा अस्कार ने शरारत से इसकी नाक दबाई। अच्छा एक बात बताओ, सैड बॉय तुमसे रोज़ बात करता था? जी, दिन में 2 बार, और कभी कभी तो नहीं करता था कई दिनों तक। तुमने इसे देखा? नहीं, लैपटॉप पर इसका कैमरा ऑफ होता था, सिर्फ इसकी आवाज़ आती थी। इसकी आवाज़ बहुत ड्रोनी और भारी थी, लगती मुझे किसी देव हैकल की तरह। कहता क्या था वो तुमसे? कुछ नहीं, बस डांटता रहता था। अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाया करो, जूस पिया करो, गलती से भी तुम्हारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर दाग या खुरच के निशान ना देखूं। सच, मुझे इसकी ऐसी बातें जहर लगती थी, मुझे नहीं पता वो ऐसी बातें मेरे साथ क्यों करता था। बरीज़े के लहजे में सैड बराइज के लिए नापसंदीदगी बोली थी। सुनीता भाई तुम्हें कुछ दिखाती थी? मेरा मतलब है टीवी वगैरह, कोई फिल्म वगैरह। सैयरा अस्कार से खुले लफ्ज़ों में कुछ नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि इतना तो वो जान गया था सैड बराइज के हुक्म पर सुनीता भाई ने बरीज़े को 20 साल तक किसी सीप में छुपे कीमती मोती की तरह संभाल के रखा था। बाहर की गंदगी, बाहर के आलूदगी, माहौल की आज़ादी से उसको कोसों दूर रखा था। कैसी फिल्म? वो नासमझी की कैफियत में इसको देखने लगी। इसका मतलब है जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सैड बराइज की बात है, वो बरीज़े को अपने साथ ले जाना चाहता था, तो क्या वो बरीज़े को मुँह मांगी कीमत में? उफ़ मेरे खुदा! सैयरा अस्कार की रूह काम उठी। अगर बर वक्त सहरबानों की मदद से वो बरीज़े को इस जहन्नम से नहीं निकाल लेते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सैड बराइज, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तू चाहे पाताल में भी चला जा, कुत्ते की तरह घसीट के ले आऊँगा मैं तुझे वहाँ से। आह! बरीज़े की तकलीफ से जान निकलने लगी। दर्द हो रहा है बहुत। इंजेक्शन का असर खत्म हुआ तो तकलीफ और दर्द महसूस हुआ। सैयरा अस्कार ने इसका पाँव देखा। अभी ठीक हो जाएगा, तुम कुछ खाओगी तो मेडिसिन खाना, दर्द में फ़र्क आएगा। सैयरा अस्कार को इसका दर्द अपने अंदर महसूस हुआ। फिर इसको किचन का मंजर याद है। और एक बात और मुझे तुम बताओ, ये जब तुमको किचन का कोई काम आता नहीं तो तुम किचन में घुसी क्यों थी? और तुम ऐसा क्या करी थी जो आग इस कदर भड़की और गर्म तेल तुम्हारे पैरों पर गिरा? वो जी, मैंने नूरी को पकाते देखा तो मैं भी बर्नर पर हांडी चढ़ा के पकाने की कोशिश करने लगी, डरते झिझकते हुए बता रही थी। और मोहतरमा पका क्या रही थी? मैंने हांडी में गिलास भर के तेल डाला, जब वो अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैंने फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी तेल में डाल दिया। माँ सदके जाए, तो उत्थे धमाके नहीं होने से तो की होना सी? व्हाट, पागल हुई हो क्या? खाना इस तरह कौन बनाता है? कुछ अक्ल है तुम्हें? सैयरा अस्कार भी तादेर अपने भड़कते गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। बरीज़ा तो इसके गुस्से और इस पर चीखने पर बुरी तरह डरी और सहमी सहमी नज़रों से तकने लगी। अपनी तकलीफ और जलन की परवाह किए बगैर इसको सामने बैठा सैयरा अस्कार की फिक्र लगी, जो थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि सामने कौन बैठा। याद आने पर अपनी जान सूली पर लटकती दिखाई दी। अब सैयरा अस्कार की गैसो गजब इसके कहर से कौन बचाएगा? अस्कार! इसी वक्त सैयद आगा शहबाज अलवी ने कदम धरा। इन्होंने सैयरा अस्कार का गुस्सा करना, बरीज़े पर चीखना सुन भी लिया और देख भी लिया। दादू! बरीज़े ने दोनों हाथ फैलाए मदद के लिए इनको पुकारा। मेरी जान, मेरी बच्ची! वो इसके पास आया और इसको अपने सीने में छुपा लिया। हटो यहाँ से, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी मासूम बच्ची को डांटना नहीं। इन्होंने सैयरा अस्कार अलवी को घूर के देखा। अपनी मासूम बच्ची से पूछे किचन में क्या कारनामा अंजाम दे रही थी। छुपी हुई बरीज़े को वो गुस्से से देखने लगा। अभी थोड़ी देर पहले इसकी इतनी फिक्र, इतनी परवाह कर रहा था और अभी इसकी ज़रा सी लापरवाही पर वो बरीज़े पर गुस्सा कर रहा था। अच्छा बस तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूँगा, समझा दूँगा अपनी बच्ची को। कभी काम नहीं किया तो इसलिए तो कुछ पता नहीं है, मगर तुम तो इस पर गुस्सा करके इसको हरासा कर दिया।
वो खामोश हो गया। सईद आगा शहबाज अल्वी ने उसको इशारे से जाने को कहा। दादू आपने मेरी क्यों कर दी इनसे शादी, अब वो मुझे और डांटते रहेंगे। बड़ी ज़मीन में आने लगी। सईद शहबाज अल्वी को दबी दबी मुस्कुराहट और नज़रों के इर्तिकाज़ में इसने सर थोड़ा और उठा के दरवाजे की साइड देखा तो जान से जान मज़ीद खुश्क हो गई, सांस हलक में आ गई, क्योंकि सईद अस्कार अल्वी अभी तक गया नहीं था। दादू, वो फिर से बोलती सईद आगा शहबाज के सीने में छुप गई। इस बार सईद अस्कार अल्वी हौले से मुस्कुरा दिया, मुस्कुराता बाहर निकल गया। मेरी बच्ची लिखा, मेरी नच्ची मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। इन्होंने अपने सीने में छुपी फरीज़े के बालों पर शफकत भरा बूसा लिया गया। क्या देख रही हो? शबनम हाथ में ड्राई फ्रूट्स की प्लेट था मैं सुनीता बाई के पास आई। सुनीता बाई ने एक नज़र इसको देखा, फिर से अपना पादान खोल के बैठ गई। क्या कर रही हो? और देखने लिख कर रही हो? खैरियत? कुछ परेशान लग रही हो? उसने एक बादाम अपने मुंह में डाला। हाँ परेशान तो हूँ, इतने दिन हो गए जानी है ज़बेला और नी कहाँ जाकर मर गए। ठीक कहती हूँ, मैं भी नोट कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए ज़बेला नज़र नहीं आया और ना ही इसका तवाइफ खाने की ज़रूरत बख्श ने नीक पा दिया है। क्या पता हनीमून के लंबे टोवर पर किसी बाहर मुल्क निकल के। शबनम का अंदाज़ लबो लहजा नहायत आम सा था। सुनीता बाई को शक नहीं होता था इस पर, और जब वो शबनम के खिलाफ कुछ करने का सोचने की कोशिश भी करती तो शबनम पैसों से उसका मुंह बंद कर देती। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इन दोनों ने ऐसा कोई प्लान होता तो ज़बेला ज़रूर मुझसे तस्करा करती, मगर तशवीश की बात फिर भी है कि आखिर दोनों इतने दिनों से कहाँ गायब है। वो पुरसोच नजर शबनम को देखने लगी। और इस चामी की क्या खबर? कुछ काफ़ी दिन से वो भी दिखाई नहीं दे रहा। कौन? किसकी बात कर रही हो? अरे वही है ज़बेला का टॉम क्रूज़ की डैशिंग पर्सनैलिटी है जालिम की। डैशिंग पर्सनैलिटी तो तेरे इस हीरो की भी है जो आजकल टीवी पर हर चैनल पर छाया हुआ है। तुम यकीनन नदीम बलोच की बात करी। शबनम ने ड्राई फ्रूट्स की प्लेट टेबल पर रख दी। हाँ मैं नदीम बलोच की बात कर रही हूँ। काफ़ी टाइम ले लिया इसने तेरा, कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है इसका? सुनीता बाई कमीनगी से हंसी, इसके मकरू चेहरे पर हर वक्त खबासत रहती। इसकी सोच, इसका दिल गंदा था तो ये गंदगी ये करतूत चेहरे पर भी रहते थे। सुनीता बाई, हम जैसी कॉल कर इन अमीर बिगड़े रईसजादों की रातें रंगीन तो बना सकते हैं, मगर इनका घर बसाने की इजाज़त नहीं है। ये पैसे रुपए तो हम पर लुटा सकते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी का हम सफ़र बनाने में ये बेइज्जती महसूस करते हैं। इस कारोबारी ज़िंदगी में नुकसान तो हम जैसी कॉल गर्ल का ही होता है, जो अपना नफ्स, नस्वानियत, इज़्ज़त और आबरू, अपना जिस्म तक इन दरिंदों जानवरों के सपुर्द कर देती हैं। और ये क्या करते हैं? नोचना, खसोड़ना, दरिंदगी वहशियाना तरीके से इस्तेमाल करना हमारा अपना हक समझते हैं। ये समझते हैं हमारा जिस्म हमारे में दिल नहीं पत्थर है। शबनम तंजिया हंसी थी। वो तो शुक्र है कि रूह पर इन दरिंदों जानवरों का बस नहीं चलता, वरना ये तो इसको भी ना छोड़े। तो कुछ भी कह ले, सोच ले, मगर इन सब में फ़ायदा तो हमारा। तो मुझे पैसे देती है, मैं खुश हूँ तुझसे, बाकी सब मैं कुछ नहीं जानती। सुनीता बाई ने दोनों हाथ उठाकर खुद को इन बेचारी लड़कियों के ज़ख्मों से खुद को बरी जिम्मा कर दिया। ठीक कहती है, तुझ जैसी औरत जब अपनी सगी बेटी का सौदा कर सकती है तो इसके लिए और लड़की का सौदा करना क्या बड़ी बात है। शबनम की सोच जहरीली होने लगी। अच्छा तो इन सब को छोड़, कल तूने मुझे पैसे नहीं दिए क्या? नदीम बलोच की जेब खाली थी कल, या रात तूने इसको सही से रिझाया नहीं? हाँ वो कह रहा था आज देगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुझ में ज़बेला से ज़्यादा खूबसूरती है। ज़बेला जो काम नहीं कर सकी वो तूने कर दिखा। नदीम बलोच फिल्म इंडस्ट्री का मगरूर तरीन एक्टर है। कुछ तो बात है तुझ में जो वो तुझ में अपनी तेरी अदाओं के जाल में फंसा है, तेरे हुसन पर फिसला है। मैं तो कहती हूँ कि इन कमबख्तों को भी सिखा के कैसे इन अमीरजादों को अपने हुसन के जाल में फंसाते हैं, उनकी जेबें खाली करते हैं। वहीं पर इस तवाइफ खाने की एक और लड़की रूबी लटकती मटकती आई शबनम के बराबर में आ बैठी। सुनीता बाई ने इसको बुरी तरह घूरा। भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ जब शाह साहब मुझ पर फिसले हैं? रूबी बेहंगम तरीके से हंसती हुई सुनीता बाई को एक आंख मार के टेबल पर रखी ड्राई फ्रूट्स की प्लेट उठा के बोली। हाँ ये बोल, तुझ में वो बात नहीं, वो अदाई नहीं जो अपनी शबनम में है। सुनीता बाई ने शबनम को जानी सा नज़रों से देखा, हाथों से बुलाने ली। भाई अपनी शबनम की तो बात ही अलग है। जब ये नदीम बलोच को आशिक बना सकती है तो सैड वराइज को अपने हुसन के जाल में फंसाना कौन सा मुश्किल है? वो तो दाएं हाथ का खेल है अपनी शबनम के लिए। सैड वराइज के नाम पर शबनम ने नहायत चौंक कर ड्राई फ्रूट्स खाती रूबी को देखा। हाँ क्यों नहीं, बशर्ती है कि वो सामने तो आए। वैसे सुनीता बाई कहाँ है वो सैड वराइज? कोई फ़ोन वगैरह नहीं आता? शबनम ने एक पिस्ता मुँह में डालते हुए कहा। अरे कल ही तो आया था सैड वराइज का फ़ोन, वो कराची आया हुआ है। बकवास मत कर, तुझे कैसे पता सैड वराइज कराची में? क्यों, तो कल फ़ोन पर सैड वराइज से बात नहीं कर रही थी? जुबी ने अपनी छोटी छोटी आंखों को मज़ीद छोटा करके सुनीता बाई को देखा। हाँ बस अपनी कंसुइयों में घुसीरा करो, इधर उधर कान लगा कर कभी इसकी सुन ले कभी उसकी। काम तो तुझसे होता नहीं। सुनीता बाई ने बुरी तरह झिड़का था इसको। छोड़ो सुनीता बाई, बताओ ना कहाँ है सैड वराइज? मेरी भी मुलाकात कराओ, मैं मिलना चाहती हूँ सैड वराइज से। शबनम सुनीता बाई से उकलवाना चाहती थी, मगर वो भी ठुस थी, बोल के नहीं दे रही थी। तुझे बड़ी बेचैनी है सैड वराइज से मिलने की? अचानक ही सलमान की भारी आवाज़ पर तीनों ने दरवाजे की जानिब देखा। सलमान चलता हुआ सुनीता बाई के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। वो इस कदर भद्दा मोटा था कि बमुश्किल उस कुर्सी पर आया। इसकी रंगत इस कदर गहरी थी कि इसमें मोटे होंठ, मोटा नाक और होंठों के ऊपर ये गोल्डन घनी घनी मूछें, बड़ी बड़ी लाल आंखें और तो और बाल भी गोल्डन डाई कराए हुए थे। लोख लाना तो हुसन दे विचार चाँद ही लगते होंगे अंदर। वो कई अफ्रीका का हबशी जिन ही मालूम हो रहा था। रूबी को तो जैसे उपकाई आ गई उसको देख के। और सलमान तुझे किसने कहा ये मशवरा दे कि तू अपने बाल रंग ले? ऊपर से तेरी रंगत इस कदर स्याह, ऊपर से तूने बाल और मूछें भी गोल्डन कलर में डाई करा ली। हाय हाय, अल्लाह माफ़ी दे। सलमान ने देखना भी वही दिल गुर्दरा काम होना। मेरा तो ख्याल है रात में लड़की को तो क्लोरोफॉर्म से क्या बेहोश करता होगा। वो तो अंधेरे में तुझे देखकर ही खुद ही बेहोश हो जाती होगी।
रूबी ने 1 मिनट में इसकी जिस्म इसकी शक्ल का पूरा जोग्राफिया खींच लिया। सनीता भाई एक काम कर, आज रात इस रूबी की बच्ची को मेरे पास भेज दे, फिर इसको बताऊंगा कौन होश में रहता है कौन बेहोश। वैसे भी इससे कोई काम ढंग से तो होता नहीं है। सलमान ने नहायत घूर कर रूबी को देखा। ना बाबा ना, तू तो मुझे माफ़ी कर, तू तो वैसे भी देखने में जंगल से भागा कोई जानवर लगता है, तेरे साथ कोई लड़की क्या रात गुजारेगी। रूबी तो झट खड़ी हो गई कि कहीं सनीता भाई इसका हाथ पकड़ के इस दरिंदे के हाथ में ना पकड़ा दे। वो ठहरी दुबली पतली कमज़ोर सी सांड का मुकाबला कहाँ कर पाएगी। रूबी चल दफ़ा हो यहाँ से, वरना एक झापड़ मारूंगी, दिनों बिस्तर पर मरी पड़ी रहेगी। सनीता बाई ने गुस्से से कहा। रूबी ने भागने में आफिया जानी। हाँ सलमान बोल, कैसे आना हुआ? लड़कियाँ लाया हूँ, सुजुकी में बेहोश पड़ी हैं, अपने लोगों से बोल निकाल लें, ज़्यादा उम्र की तो नहीं है ना। अरे सनीता बाई तू जानती तो है जो मज़ा कली को मसलने में वो मज़ा फूल की पत्ती तोड़ने में का। चल ठीक है, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। और शबनम तू सुना, बड़े चर्चे हो रहे हैं तेरे टीवी पर इस नदीम बलोच के साथ, बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा तूने तू तो इज़ाबेला मैडम से भी नंबर लेगी। सलमान ने अपनी नहायत गंदी और घटिया नज़रों से इसके जिस्म के हर हिस्से का पोस्टमार्टम कर लिया। शबनम का दिल शिद्दत से चाहा इसकी आंखों में तेज़ाब डाल दे, इसके मोटे भद्दे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चील कब्बों को खिला दे, इसका चेहरा नोच ले, मगर ये सब सोच सकती थी, करना इसके बस में नहीं था, इसलिए जहर का घूंट पी गई। शबनम ने इसकी तरफ से मुँह ही फेर लिया, वो इस खबीस के मुँह नहीं लगना चाहती थी। हाय शबनम, तेरी हर अदा पर मैं निसार जाऊँ, तेरी ये नज़ाकत ये हुस्न कभी हमें भी मौका दे अपने नाज पर दारियाँ उठाने का। सच पलकों पर बिठाऊंगा, कांच की गुड़िया की तरह तुझे संभाल के प्यार करूँगा। सलमान का बस नहीं चल रहा था, वरना एक हाथ बढ़ा के शबनम को खींच के अपनी गोद में बिठा लेता। मैं कुत्तों के मुँह नहीं लगती, इनका काम भौंकना होता है जिस वक्त तू कर रहा है। शबनम की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया, वो तनकती हुई खड़ी होगी, इसकी शक्ल देखकर ही शबनम को घिन आती थी। ये सब सनीता भाई चुपचाप देख रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। मुझे तेरी बातों का कतई बुरा नहीं लगता, वो कहते हैं ना कि महबूबा की तो गाली भी ताली लगती है, तेरा भी कुछ ऐसा हिसाब है। शबनम नफरत से देखती हुई वहाँ से निकलती चली गई और सलमान शबनम को ललचाई नज़रों से देखता ही रह गया। हाय मर जामा, वो शैतानों जैसी हंसी हंसते हुए दिल पर हाथ रख के झुका था। तू भी ना एक नंबर कमीना है, कहकर तो सनीता बाई ने भी लगा। ये तो जी सनीता बाई है ना, सनीता बाई ने मतलब वैसे कुत्ते आगे पा दे। जब वो तुझे मुँह नहीं लगाती तो क्यों इसे छेड़ता है? सच बोलूँ तो सनीता बाई बड़ा मज़ा आता है इसको छेड़ने में। 12 साल की थी जब मैं इसको उठा के लाया था, आज देखो क्या जवानी निकाली है साली ने। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो मैंने इसे तेरे हवाले कर दिया। इसकी तो मुझे अपने साथ अड्डे पर रखना चाहिए था, मेरी तो हर रात हर दिन रंगीन गुजरता। सलमान की नज़रों में अभी तक शबनम का सरापा घूम रहा था। अच्छा तो फिक्र मत करिए, ज़रा नदीम बलोच को छोड़ दे तो उठा ले जाना इसको ज़बरदस्ती, मना लेना 1 हफ्ते तक इसके साथ हनीमून। सच सनीता बाई तुम मुकरेगी तो नहीं? सलमान की तो बादशाह खुल गई, वो बड़ी मुश्किल से कुर्सी से उठा सनीता बाई के पास जा बैठा। हाँ ये सनीता बाई का वादा। चल अब इसको छोड़, ये बता नीक का कुछ पता चला? इसने पानदान से एक पान निकाल कर अपने मुँह में डाला और दूसरा सलमान के लिए बनाया। हाँ चल गया पता, वो दुबई में और बड़े मज़े में। अब इसके आगे इन्होंने कुछ भी नहीं बताने को सख्ती से मना किया, इसलिए ना मैंने पूछा ना उन्होंने बताया। हाँ इज़ाबेला का बस इतना बताया कि वो इसके साथ नहीं। सनीता बाई के हाथ से पान लेते हुए मुंह में डाला और उंगली अपने गोल्डन बालों में साफ़ कर दी। अनीक वादी दुबई में, और अगर इज़ाबेला इसके साथ नहीं तो इज़ाबेला कहाँ है? सलमान अपनी इज़ाबेला कहाँ है? मुझे तो फिक्र हो रही है। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि इज़ाबेला मैडम कहाँ है। सलमान एकटक दीवार पर देख रहा था। ये तुझे क्या हुआ, तू क्यों भूत बन गया? सनीता बाई ने सोचते हुए सलमान के खत्तर मारा। सनीता बाई कहीं इज़ाबेला मैडम इस ऑफिसर के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? कौन ऑफिसर? अरे वही सही रज़ भी। ओ पागल तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे जो उस जलाद ऑफिसर के हत्थे चढ़ गया है। तुझे पता बहुत ख़तरनाक और जालिम ऑफिसर है वो। तू जाकर पता कर। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। मुझे तो आबद जोफ़ा का भी इसी पर शक देख ले, अभी तक कुछ पता नहीं चला इसका भी। सलमान तू जा जल्दी से पता कर, वो सही रागा शहबाज अलवी का पोता, कोई आम बात नहीं। सनीता बाई को अपनी जान सूली पर लटकती दिखाई दी। ठीक है मैं निकलता हूँ फिर। सलमान वहाँ फिर पल भर के नहीं रुका। सनीता बाई ने IG गवर्नर के फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, ये तो ज़ौरफ साहब आप पर मुनहसर कि आपको हमारी मशीनरी का काम कैसा लगता है। हम लोकल तो कुछ नहीं बनाते, हमारा सारा काम इम्पोर्टेड ही होता है। हमारा मटीरियल भी बाहर से मंगवाया जाता है। हाँ अगर आपको मटीरियल अपना लगवाना है तो कोई मसला नहीं, कपड़ा हमारा होगा, मटीरियल आपका और काम हमारा। आप देख लीजिएगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे हमारी कंपनी को प्रोग्रेस के बारे में आप जान ही चुके हैं। अफ़ान तिरमिज़ी ने तफसील से अपने कंपनी के बारे में सब बताया था। जी मिस्टर अफ़ान तिरमिज़ी, मैं ऐसे ही किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे देते। अब पूरी छानबीन करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं, फिर हम डील करते हैं। मुझे पाकिस्तान है अभी कुछ नहीं मालूम, मैं पाकिस्तान के हर शहर के बारे में जानता हूँ, हर कंपनी की मालूमात है मुझे, मगर फ़िलहाल कराची में मुझे आपकी और अस्करी कंपनी ज़्यादा बेहतर लगी। बल्कि यूँ कहना ज़रा अच्छा है कि मेरे मजाज जैसी है। एक कंपनी से डील करना सिर्फ इसके ऑनर या बॉस से डील करना ही मकसद नहीं। मेरी लॉजिक बहुत अलग है मिस्टर अफ़ान, आपको अजीब लगेगा मगर मेरे लिए कंपनी के वर्कर्स की भी बहुत अहमियत है। मैं इनके बारे में मालूमात रखता हूँ, चाहे वो मैनेजर है या फिर चौकीदार पीएन। मेरे लिए सब बहुत ज़रूरी है। जब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देना ही मकसूद है, इनसे डील करना ही है, तो हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने अब तक बहुत कॉन्ट्रैक्ट लिए, डेलीगेशन पास किए। मैं मिस्टर ज़ौरफ सिंह खानी, मगर वाकई आप इन सब डेलीगेशन और कंपनी से बहुत अलग है। बड़ा मज़ा आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा आपके साथ काम करना। अफ़ान तिरमिज़ी ने दिल से ज़ौरफ सिंह खानी की तारीफ़ की। तो फिर आपको हमारी कंपनी से कोई शिकायत नहीं मिली? ज़ौरफ सिंह खानिया ने कुछ दिली से कहा। ऑल राइट, ऐसा कि कल रात का डिनर मीटिंग समेत हम लाल किला होटल में रख लेते हैं। इस तरह मैं आप और चौधरी कैसर अस्करी वहीं मज़ीद मीटिंग कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है?
बहुत नेक ख्याल है, आप लोग वहाँ पहुँच जाइएगा, मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा। ज़ौरफ सिंघानिया ने फ़ान तिरमिज़ी की बात की तायीद की। अच्छा, फ़ान तिरमिज़ी आपके बेटे भी अगर इस मीटिंग में शामिल हो जाए तो अच्छी बात होगी। जी बहुत अच्छी बात होगी। हैदर कंपनी के ऑनर हैदर तिरमिज़ी से आपकी मुलाकात हो जाए, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली उन्होंने मॉडलिंग के शोबे को ज्वाइन कर लिया, तो वो आजकल इसलिए इसमें मसरूफ़ है, इसलिए आजकल ऑफिस में ज़रा कम ही टाइम दे रहे हैं। तो मॉडलिंग टीवी के प्रोफेशन में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहते हैं। ज़ौरफ सिंघानिया हौले से मुस्कुरा दी। यही समझ लीजिए। गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत नाम सुना है हैदर तिरमिज़ी की कंपनी और बिज़नेस के हवाले से बेताज बादशाह माने जाते हैं वो बिज़नेस की दुनिया में। ऐसे लोगों से बिल्कुल, बल्कि यूँ कहिए कामयाब लोगों से मिलने का मुझे बहुत शौक़ है। बहुत पसंद करता हूँ मैं कामयाब ज़हीन लोगों से मिलना। अरे आज तो मेरा बेटा घर में ही, आप यूँ करें बात कर लीजिए फ़ोन पर, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात का शर्फ भी मिल जाएगा। यस श्योर, जस्ट अ मिनट। फ़ान तिरमिज़ी अपनी चेयर से खड़े हुए और सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी के बेडरूम की तरफ जाने लगे। इन्होंने सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने खोला। बेड पर हाथ में रिमोट लेकर अनवा स्लो आवाज़ में कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी। जी पापा कहिए, कोई काम था? मुझे बुलवा लिया होता। कुछ खास कर रहे थे? नहीं, बस लैपटॉप पर फाइल चेकआउट कर रहा था। आपको कोई खास काम? हाँ, ज़ौरफ सिंघानिया का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं और कल रात मीटिंग प्लस डिनर भी फाइनल हो गई है। तुम यूँ करो, बात करो पहले। फ़ान तिरमिज़ी ने अपना फ़ोन इनके आगे बढ़ा दिया इसके। ओके, सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने फ़ोन ले लिया। अच्छा, आप बाहर क्यों खड़े, अंदर तो आइए, इसने रास्ता दिया। नहीं, तुम बात करो, मैं जब तक तुम्हारी मामा से चाय का क्या कराता हूँ। वो चले गए। जी ज़ौरफ सिंघानिया कैसे हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना है। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी कान से फ़ोन लगाए अंदर दाखिल हुआ। सुना तो मैंने भी आपके बारे में बहुत है, तो क्या उम्मीद रखूँ कि अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर कल हैदर कंपनी के ऑनर मिस्टर हैदर तिरमिज़ी हमसे मीटिंग में मिल रहे हैं। यस ऑफ कोर्स। हम कल टीवी के फुल वॉल्यूम में सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी की आवाज़ ही गुम कर दी। इसने पीछे पलट कर देखा। टीवी स्क्रीन पर नहाई थी कोई बेहंगम डांस, ऊपर से पंजाबी गाना। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने टीवी के रिमोट की मालिक अनवा को देखा जो हाथ में रिमोट लिए मुस्कुरा रही थी। अजीब सी उसकी मुस्कुराहट, जैसे वो सब कुछ जानकर कर रही हो। अगर इसका मकसद सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी को जिच करना था तो अपने मकसद में कामयाब ठहरी। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने कान से सेल फोन उठाया। गनवा, टीवी का वॉल्यूम स्लो करो। मगर गनवा ही क्या जो सुन ले। वो ढीठ बनी रही। ऐसा लग रहा था दुनिया में जैसे वो एक ही इसी काम के लिए पैदा हुई है, जैसे ज़िंदगी में इससे अहम कोई काम नहीं। ज़ौरफ सिंघानिया तक भी इस बेहंगम म्यूज़िक की आवाज़ जा रही थी, मगर इस म्यूज़िक की वजह से वो सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी झंझलाता हुआ आगे बढ़ा और मसरूफ़ सी गनवा के हाथ से रिमोट छीन लिया। गनवा ने लम्हा सा कि बिना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। रिमोट दे मुझे। मगर मुकाबिल भी सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी खड़ा था। पहाड़ जैसा वजूद भला, वो नाजुक सी कहाँ इसके तक पहुँचती। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने वो रिमोट वाला हाथ ऊंचा कर लिया। गनवा बेड पर ही खड़ी होगी और अपना हाथ इसके बुलंद हाथ तक पहुँचाने की कोशिश करने लगी। वो इससे नफरत की वजह से इस कदर सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी के करीब हो गई कि ये भी एहसास नहीं हुआ कि इनके बीच लम्हा भर तक वह फासला से मिट चुका है। खुशबुओं जैसा वजूद मुकम्मल सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी के करीब था, बहुत पास था। उन खुशबुओं जैसे वजूद के लिए तो एक दुनिया एक जहां त्याग कर सकता था, एक कायनात को फरामोश कर सकता। तो इसका दिल खुशनुमा अंदाज में धड़का। चेहरे की झंझलाहट पल भर में गायब हुई। ज़ौरफ सिंघानिया इसके लिए इतना अहम नहीं था, इसकी मीटिंग इससे बात करना इतना ज़रूरी नहीं था जितना इस वक्त अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपना इश्क व जुनून को साथ था। ये पल भर का दिलकश लम्हा ज़रूरी है। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने फ़ोन ऑफ करके साइड पर रख दिया। गनवा की नफरत, शदीद तरीन नफरत इस कदर शिद्दत पर थी कि वो इसे हर एहसास तैयारी हो गई थी। इसको ये भी खबर नहीं थी गनवा किस कदर नज़दीकी से सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी को किस कदर सरूर मिल रहा था। वो इन पलों दिलकश लम्हों को अपने दिल में कैद कर रहा था। गनवा ने बहुत देर बाद इसके चेहरे पर नज़र की तो उसको अपनी संगीन गलती की शिद्दत से एहसास हुआ। वहाँ झंझलाहट की जगह शरारत से भरी पुरशौक मुस्कुराहट थी। ग्लासेस के पीछे छुपी इन ज़हीन आंखों में चिमक सी दौड़ रही थी, जैसे वो गनवा की हालत से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। गनवा ने अब अपनी पोजीशन पर गौर किया। इसके एक हाथ सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी की कसरती शाने पर रखा था और तो दूसरा हाथ हवा में मुअल्लक ऊपर की जानिब मुअल्लक था। वह सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी के बेहद नज़दीक थी। गनवा बुरी तरह झंझलाई थी और इसी झंझलाहट में आकर जल्दबाजी से सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी से अलग होकर बेड से नीचे उतरना चाहती थी। वो शायद बेड से मुँह के बल गिर ही जाती अगर बरवक़्त सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने इसकी नाजुक मरमरी कमर से पकड़ के नीचे न उतारा होता। हाउ डेयर जी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की। गनवा सही मानों में बुरी तरह बित की। इसका खून लावा बन के शरियानों में दौड़ने लगा। गुस्से ने तो जैसे इसके अंदर मजबूत खरी बना लिया था। मेरा तो ख्याल है पिछले 15 मिनट से आप ये काम कर रही थी। इस दौरान सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने टीवी का वॉल्यूम कदर कम कर दिया। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी का जुमला और इशारा वो अच्छी तरह समझ के, मगर इसके आगे हथियार डालने का मतलब था हार जाना। और सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी से कतई तौर पर हाथ मारने वाली थी। मुझसे ज़रा फ्री होने की ज़रूरत नहीं मिस्टर सुबुक्कीन। मगर जाने सुबुक्कीन, हमको तो ये परमानेंट कानून और शरह की तरफ से मिल चुका है। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी इस सिचुएशन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। इसको गनवा से बात करना, गनवा की तकरार, बहस करना सब अच्छा लग रहा था। वो इस वक्त इस तरह खड़ा है, इसकी उलझन और झंझलाहट को एंजॉय कर रहा था जैसे बहुत फुर्सत है। गनवा सिर्फ घूर के रह गई। वो तो इसको चिढ़ाना चाहती थी, इसको जानकर गुस्सा दिलाना चाहती थी, मगर इस बार भी बाजी पलट गई। सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी के मुतमिन और पुरसुकून अंदाज ने ना सिर्फ बल्कि इसकी बातों ने गनवा को सरता पास सुलगा के रख दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दहकते अंगारे पर भरना पा खड़ी है। इसके अज़ाइम पस्त क्यों हो रहे, क्यों वो इससे हार रही है। नहीं, हर बार इस तरह नहीं होगा, कुछ और प्लानिंग सोच रही हो मेरे खिलाफ। पुरसोच सी गनवा के कानों में धीमी सी सरगोशी उभरी थी। वो जो सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी के खिलाफ सोच रही थी, इसकी धीमी सरगोशी ने इसको चौंका दी। इन मगरूर आंखों में सुबुक्कीन हैदर तिरमिज़ी ने अपना अक्स देखा।
चलो जो भी है, मगर मैं मुतमिन हूँ कि तुम मेरे बारे में तो सोच रही हो। आज नफ़रत भरी सोच है, कल मोहब्बत से सोचोगी, और वो कल ज़िंदगी भर नहीं आएगा। आपकी खुशफहमी रह जाएगी। बहुत तनकता हुआ जवाब इसके मुँह पर मारा। और अगर आ गया तो चैलेंज करती हूँ, सोच लो, हार जाओगी। गनवा खाकान तिरमिज़ी ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा हर मैदान में जीती है। फिर तो ये ज़िंदगी की बाजी है, इसकी नफ़रत की बाजी है। गनवा खाकान तिरमिज़ी मिट सकती है, टूट सकती है, मगर झुक नहीं सकती। ये मेरा आपसे वादा है। सुबकीन अदद तिरमिज़ी ने बराह रास्त इसकी मगरूर आंखों में देखा, जहाँ चट्टानों जैसी सख्ती थी। अपना वादा पूरा करने का पक्का अज़म सुबकीन अदद तिरमिज़ी तादेर इन मगरूर आंखों में देखता रहा। फिर बड़ी सहूलत से इसने गनवा का नाजुक बाजू पकड़कर खुद से करीब उतार किया और झुककर अपनी ज़हीन आंखें इन मगरूर आंखों में गाड़ दिया। एपिसोड